अध्याय 1441 आत्मज्ञान 2। डेमियन ने इसे आते नहीं देखा। उन्होंने आत्मज्ञान को शीघ्र प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय कुछ भी नहीं किया था, इसलिए वह भी अन्य लोगों की तरह ही आश्चर्यचकित थे कि यह अब क्यों आया। लेकिन क्यों की परवाह किए बिना यह यहीं था। जब डेमियन खाड़ी में बैठा तो उसकी आंखें सहज रूप से बंद हो गईं और उसका दिमाग वास्तविकता से दूर चला गया। उस क्षण के बारे में कुछ तो उत्तम था। इतनी अव्यवस्था के बीच शांति पाना एक विशेष बात थी। डेमियन को यह महसूस नहीं हुआ क्योंकि उसने कभी भी अस्थायी शांति को वास्तविक शांति के रूप में स्वीकार नहीं किया। हालांकि वह अपने दिल की भावनाओं को नकार नहीं सका। वह शांति ही वर्तमान स्थिति का कारण बनी। डेमियन को आदेश की शक्ति महसूस हुई। व्यवस्था अराजकता के विपरीत उन अवधारणाओं में से एक थी जो दुनिया को नियंत्रित करती थी। व्यवस्था और अराजकता के अपने कानून नहीं होते। वे कई कानूनों के संकलन की तरह थे जो एक अवधारणा को मूर्त रूप देते थे। इसलिए कोई भी व्यक्ति नहीं था जो सीधे तौर पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सके। हालांकि वे हमेशा दुनिया को सूक्ष्म रूप से प्रभावित कर रहे थे। आदेश महत्वपूर्ण था तो अराजकता थी। यदि अराजकता स्वतंत्रता और विकल्प का प्रतिनिधित्व करती थी तो व्यवस्था इसके विपरीत थी। इसका मतलब यह नहीं कि यह कोई बुरी चीज थी। व्यवस्था और अराजकता सदैव एक साथ आवश्यक थीं। पूर्ण अराजकता पागलपन में बदल जाएगी, जबकि पूर्ण व्यवस्था एक निष्प्राण समाज बन जाएगी। एक तरह से जब वे अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गए तो दैवीय व्यवस्था और स्ट्राइया कबीले को उनके उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह वे विनियमन के बिना भयानक हो सकते थे, जब वे अपने संपूर्ण रूप में थे, तो उन्होंने जीवन को उचित रूप से अनुकूलित करने और प्रगति करने की अनुमति दी। शून्य महल अभी व्यवस्था की एक तस्वीर थी। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था, और जिन चीजों के लिए यह आवश्यक था, उसके बाहर अराजकता को ज्यादा जगह नहीं मिली। इतने लंबे समय तक अराजकता से घिरे रहने के बाद, इस माहौल में रहने के बाद, डेमियन अचानक प्रबुद्ध हो गया। व्यवस्था की अवधारणा। अब से पहले वह नहीं जानता था कि यह क्या है, लेकिन इसके बारे में जानकारी लगातार उसके दिमाग में आ रही थी। और यह कोई साधारण बात नहीं थी। नहीं, क्रम की अवधारणा अस्तित्व की 6 अवधारणाओं में से एक थी जिसमें डेमियन को महारत हासिल करनी थी। उसने जंगल में इसे खोजने से पहले इसे अपने भीतर खोजने की उम्मीद नहीं की थी। व्यवस्था की अवधारणा वास्तव में सामंजस्य की अवधारणा से पहले आने वाली थी। सद्भाव और व्यवस्था ने एक साथ काम किया, लेकिन वास्तव में व्यवस्था हमेशा पहले आती थी। डेमियन ने अनरिकॉर्डेड से मिली मदद से सद्भाव की अवधारणा को पूर्णता तक सीखा। हालांकि उसे वह समझ नहीं होनी चाहिए थी। वह गलत क्रम में चला गया, इसलिए जैसे जैसे वह अपने अंदर सद्भाव की अवधारणा के साथ जीवन जीता और अनुभव करता रहा, क्रम स्वाभाविक रूप से प्रकट हुआ। अस्तित्व के संदर्भ में, यदि सामंजस्य अस्तित्व को नियंत्रित करने का एक तरीका था, तो ऐसा करने के लिए आदेश पूर्व शर्त थी। इसमें अपने आप में बहुत अधिक शक्ति नहीं थी, लेकिन यह उत्तम सहारा था। आदेश के साथ डेमियन वास्तव में अस्तित्व मन को नियंत्रित करने के लिए पहला कदम उठा सकता था, क्योंकि सद्भाव ने वास्तव में उसे जो कुछ उसके पास था उसका उपयोग करने के और अधिक तरीके दिए। डेमियन का मस्तिष्क विस्तृत हो गया। एक बार फिर उस पर अस्तित्व के बारे में ज्ञान की बौछार कर दी गई। यह दृश्य वैसा ही था जैसा अनरिकॉर्डेड ने उसे दिखाया था। एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से एक ही इकाई की इच्छा से प्रभावित है। व्यवस्था की अवधारणा ने उन्हें सिखाया कि अदम्य को कैसे वश में किया जाए। संक्षेप में, वह अपनी शक्ति का उपयोग कुछ वैसा ही पूरा करने के लिए कर सकता है जो शून्य कर सकता है।
वह अपने अस्तित्व से अराजकता को शांत कर सकता था। वह उन अव्यवस्थित ताकतों को अपनी शक्ति में बदल सकता है और उसके लिए एक ऐसी दुनिया छोड़ सकता है जहां हर चीज उसके द्वारा स्थापित आदेश का पालन करती है। सब कुछ सुंदर था। उसने जो कुछ भी देखा था वह कुछ दिनों तक सुंदर रहा था और यह उन सभी की एक पेंटिंग की तरह एक कैनवास में घुल मिल गया था। क्या अस्तित्व को समझना इतना आसान होना चाहिए था? जवाब बिल्कुल नहीं था। इसके बारे में कोई सवाल ही नहीं था। भले ही कुछ लोग डेमियन से पहले इस अवधारणा को खोजने में कामयाब रहे थे, लेकिन उन्हें उस बिंदु तक पहुंचने में लाखों या यहां तक कि अरबों साल लग गए थे जहां वे आत्मविश्वास से कह सकते थे कि वे इसे आंशिक रूप से भी नियंत्रित कर सकते हैं। डेमियन एक अनोखा मामला था। यह इस बार शून्य के कारण नहीं था, बल्कि स्वयं डेमियन शून्य के कारण था। डेमियन की मृत्यु ने उसके लिए जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक किया। उस दिन उसकी मुलाकात अनस्तित्व से ही हुई। उसके अंदर एक ऐसा बीज जड़ दिया गया था जो तब तक नहीं खिलता था जब तक कि उसे इसके अस्तित्व का एहसास न हो जाए। डेमियन का पहले से ही अस्तित्व से गहरा संबंध था। वह कह सकता है कि वह उन गिने चुने लोगों में से एक था जिन्होंने वास्तविकता को अपने सामने प्रस्तुत होते देखा था। चूंकि वह एक ऐसी अवधारणा को समझ रहा था जिसके साथ उसका स्वाभाविक संबंध था, वह स्वाभाविक रूप से उन लोगों की तुलना में तेज गति से ऐसा कर सकता था जो जोर से ऐसा करते थे। यह वैसी ही स्थिति थी जैसी उसने तब महसूस की थी जब वह पहली बार अंतरिक्ष को समझ रहा था। इससे मदद मिली कि व्यवस्था और सामंजस्य भी सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। चूंकि डेमियन में पहले से ही सामंजस्य था, इसलिए उसे किसी और चीज की तलाश करने से पहले आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता थी। सब कुछ एक साथ रखने पर 10 वर्षों से अधिक के जीवन अनुभव और अचानक आंतरिक शांति की भावना को जोड़कर उसे यहाँ पाना स्वाभाविक ही था। डेमियन 3 दिनों तक झरने के पास बैठा रहा और धीरे धीरे कई चीजों पर विचार करता रहा। उन्होंने पहले दिन के बाद व्यवस्था की अवधारणा के बारे में नहीं सोचा, लेकिन जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने जो चीजें देखीं, उन्होंने उन्हें कई चीजों पर एक नया दृष्टिकोण दिया और उन्हें यह सब पचाने के लिए समय की आवश्यकता थी। जब उसका काम पूरा हो गया तो वह खड़ा हुआ और तन गया। वह बिल्कुल निश्चित नहीं था कि अभी क्या हुआ था, लेकिन उसे जल्द ही इसका पता लगाने का मौका मिलने वाला था, इसलिए उसने इसकी चिंता नहीं की, बल्कि वो काफी उत्साहित थे। इसके साथ मुझे उस पर भी काबू पाने में सक्षम होना चाहिए। वह मन ही मन मुस्कुराया और गायब हो गया। अगले कुछ घंटों के लिए वह अभयारण्य में रहे, जहां उन्होंने अपने समय को कुछ दिनों के लिए बढ़ाने के लिए समय विस्तार का उपयोग किया। वह एक विशिष्ट परियोजना पर काम कर रहे थे जो महत्वपूर्ण समय आने पर बेहद मददगार होगी। व्यवस्था की अवधारणा ने उन्हें अराजक ताकतों से अराजकता को पूरी तरह से दूर करने की अनुमति दी। यहाँ तक कि सबसे अव्यवस्थित ऊर्जा भी उनकी पकड़ में आकर शांत हो सकती थी। इस क्षमता द्वारा उन्हें दिए गए कई विशेषाधिकारों में से एक आत्माओं को ऐसे स्पर्श से संभालना था जिसे कोई भी दोहरा नहीं सकता था, और उस शक्ति से रीन विंचेस्टर को दूसरा जीवन दिया जा सकता है। डेमियन का उत्साह इस तथ्य से नहीं आया कि तलवार को पुनर्जीवित किया जाएगा, बल्कि पुनरुद्धार से ही आया था। उन्होंने कभी भी इस तरह के मामलों में दखल नहीं दिया। यह उनके लिए एक नया अनुभव था। यदि वह सफल हुआ, ठीक है, मैं कम से कम पागल वैज्ञानिक तो नहीं बनूंगा। डेमियन ने नहीं सोचा था कि उसे इतनी जल्दी ऐसा करने का मौका मिलेगा, लेकिन चूंकि उसे स्वर्ग से आशीर्वाद मिला था, इसलिए वह इसका अच्छी तरह से उपयोग करने की योजना बना रहा था। जाने से पहले कुछ और घंटे अपने लिए बिताने से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला था।
साथ ही इस प्रक्रिया से उसने जो कौशल हासिल किया वह इंतजार के लायक था। जब डेमियन उन घंटों के अंत में प्रकट हुआ जब उसने खुद को स्वीकार किया था, उसके चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान थी। उसकी आंखें चमक उठीं, प्रत्याशा से भर गईं। इसके साथ मैं तैयार हूं। वहां एक डायमेंशनल क्रैक उसका इंतजार कर रहा था और वह इसका स्वागत करने के लिए इंतजार नहीं कर सका। अध्याय 1442 आयामी दरार 1। ब्लूमबर्ग रियासत दक्षिणी क्षेत्र के केंद्र के पास स्वर्गीय दुनिया के चरम ध्रुवों में से एक के पास थी। यह एक ठंडा क्षेत्र था जहां ज्यादा सभ्यता नहीं थी, लेकिन फिर भी कई जनजातियां थीं जो पीढ़ियों से इस क्षेत्र में रहती थीं और उनकी अपनी अनूठी संस्कृतियां थीं। ब्लूमबर्ग रियासत उन लोगों में से एक थी जो अब तक समाज से कटे हुए थे। यहाँ के लोग शायद ही वॉयड पैलेस के अनुयायी थे, हालांकि यहाँ तक कि उनका बाहरी दुनिया से भी संबंध था। इसका कारण डायमेंशनल क्रैक का खतरा था। आयामी दरारें वास्तव में कोई दुर्लभ घटना नहीं थीं। निचले ब्रह्मांड के द्वारों और कालकोठरियों की तरह आयामी दरारें बिना किसी तुक या कारण के कहीं भी और हर जगह दिखाई देंगी। हालांकि गेटों के विपरीत आयामी दरारें कृत्रिम रूप से बनाई गई थीं, प्राकृतिक क्रम के उत्पाद के रूप में नहीं। डेमियन के पास उन सभी आयामी दरारों के बारे में जानकारी थी जो वह पा सकता था, लेकिन उनमें से सभी को ट्रैक नहीं किया गया था। वहां बहुत सारे थे। अधिकांश भाग के लिए वे बहुत अविश्वसनीय रूप से खतरनाक नहीं थे, इसलिए स्थानीय चिकित्सकों द्वारा उनकी देखभाल की जाती थी और उनकी पुस्तकों में रखा जाता था ताकि उनसे बहुत ऊंचे पद पर बैठे लोगों के कानों तक कभी न पहुंचें। इसके अलावा अधिकांश भाग में आयामी दरारें नहीं फटीं। तभी वे सचमुच खतरनाक हो गए। दिन के अंत में विदेशी नस्लें बिल्कुल विदेशी थीं। स्वर्गीय आदेश में कोई पूर्वाग्रह नहीं था, लेकिन जब इसके स्थान को विदेशी संस्थाओं द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, तो इसकी प्राकृतिक सुरक्षा को बिना किसी परवाह के लागू किया जाएगा। जब एक आयामी दरार पहली बार उत्पन्न हुई, तो यह बंद अवस्था में रहेगी। इसके माध्यम से कोई भी चीज ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं कर सकती है। हालांकि ब्रह्मांड के भीतर से संस्थाएं इसमें ठीक से प्रवेश कर सकती हैं। सुरक्षा के रूप में इस तंत्र के साथ अभ्यासकर्ता दरारों में प्रवेश कर सकते थे और दुनिया पर आक्रमण करने से पहले अंदर की हर चीज को मार सकते थे, ठीक वैसे ही जैसे द्वार कैसे काम करते हैं। अधिकांश मामलों में आयामी टूट-फूट से बचा गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्रह्मांड को पहले ही एहसास हो गया था कि अगर उन्हें टूटने की अनुमति दी गई तो यह कितना खतरनाक होगा। खतरे के प्रति यह जागरूकता उससे आगे नहीं बढ़ पाई, जो शर्म की बात थी। फिर भी आयामी टूट-फूट तब हुई जब स्वर्गीय आदेश की सुरक्षा को तब तक कम कर दिया गया जब तक कि वह टूट न जाए। उस समय विदेशी जातियां आक्रमण करेंगी और आक्रमण करेंगी, अधिक से अधिक भूमि को अपने क्षेत्र में तब तक बदल लेंगी जब तक कि वे सभी मारे नहीं जाते और दरार बिखर नहीं जाती। परिवर्तित क्षेत्रों को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका, जैसा कि इस दुनिया के नागरिकों द्वारा पिछले अनुभवों से पाया गया था। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी विदेशी नस्लें मर गईं, वे तब तक गेट में प्रवेश करना बंद नहीं करेंगे जब तक कि यह नष्ट न हो जाए। समाज को इन दरारों से छुटकारा दिलाने के लिए स्थानिक चिकित्सकों की नितांत आवश्यकता थी। यही वजह थी कि वॉयड पैलेस इतनी तेजी से विकसित होने में सक्षम था। डेमियन जिस दरार की ओर बढ़ रहा था वह टूटने की कगार पर थी। अभ्यासकर्ताओं की कई टीमें भेजी गईं, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। यह उस बिंदु पर पहुंच गया जहां कोई भी स्थानीय प्रभाव इसे संभाल नहीं सका और वॉयड पैलेस को स्थिति के बारे में सूचित किया गया। जब डेमियन को खबर मिली तो उसे तुरंत पता चल गया कि उसे जाना होगा। आयामी दरारें इस ब्रह्मांड पर आक्रमण करने की विदेशी जातियों की विधि थीं।
वे उतना कठिन प्रयास नहीं कर रहे थे जितना वे कर सकते थे, इसलिए उनकी संख्या के बावजूद उनका वास्तविक प्रभाव उतना बड़ा नहीं था जितना हो सकता था। उन्होंने आक्रमण करने या आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए जो सैनिक भेजे थे वे सबसे मजबूत नहीं थे, न ही डायमेंशनल क्रैक बहुत गंभीर थे। उन्हें वास्तव में अभी तक प्रयास करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ के लोगों को उनके सामने आने वाले खतरे का एहसास नहीं था। जैसा कि निचले ब्रह्मांड में हुआ था, वे धीरे धीरे स्वर्गीय दुनिया को कुतरेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी भूमि में बदल देंगे जब तक कि उनके पास निवासियों की तुलना में अधिक जमीन न हो जाए। और इससे पहले कि कोई उन्हें गंभीरता से ले, वे ऐसा करेंगे। डेमियन ने उनकी रणनीतियों को ऐसे व्यक्ति के रूप में समझा जो उनसे पहले लड़ चुका था। यह डायमेंशनल क्रैक खास था। जिन लोगों को इसे साफ करने के लिए भेजा गया था वे कमजोर नहीं थे। चूंकि कमजोर टीमें हार गईं और समस्या ने सत्ता पदानुक्रम में अपनी जगह बना ली, यहां तक कि अंततः डेमिगॉड्स को भी भेज दिया गया। डेमियन ने अपने सूचना नेटवर्क का उपयोग उन सभी दरारों के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए किया, और इसके माध्यम से उन्होंने महसूस किया कि इस तरह की स्थिति उतनी सामान्य नहीं थी जितनी कोई उम्मीद कर सकता था। और हर बार ऐसा हुआ, इसका अंत भूमि के एक हिस्से को विदेशी क्षेत्र में परिवर्तित होने के साथ हुआ। इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है। दरार के अंदर कुछ ऐसा है जो ब्रह्मांड ने अब तक जो देखा है उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। यह दरार बाकियों की तरह नहीं थी। डेमियन दरार से निपटने की परवाह किए बिना दरार पर एक टीम भेजने वाला था, लेकिन उसके खुद आने का कारण यह था कि वह देखना चाहता था कि इस दरार में क्या खास है। भीतर देवता स्तर के शत्रु क्यों थे? वे कौन से रहस्य छिपा रहे थे? स्वर्गीय दुनिया में देवता निश्चित रूप से आम थे, लेकिन यह अभी भी केवल आकार के कारण था। वास्तव में डेमिगॉड्स अभी भी ऐसी ताकतें नहीं थे जिनका उपयोग युद्ध के बाहर आसानी से किया जा सके। मात्र 100 वर्षों में इन्हें बनाने की डेमियन की क्षमता राक्षसी थी, और उसी कारण से जिसने इसे सच बनाया, डायमेंशनल क्रैक्स जो डेमिगॉड्स को मार सकते थे, बेहद चिंताजनक थे। हम अभी भी विदेशी नस्लों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि जिन प्रभावों का उनसे सीधा संपर्क था, वे अभी भी सबसे बुनियादी जानकारी के अलावा विदेशी नस्लों की वास्तविक प्रकृति से काफी हद तक अनजान थे। क्या होगा यदि उनकी सेनाएं स्वर्गीय दुनिया की तुलना में प्रचुर मात्रा में या अधिक प्रचुर मात्रा में हों? जैसे ही वह ब्लूमबर्ग रियासत के पास पहुंचा, डेमियन के मन में ये सभी प्रश्न उमड़ पड़े। इस बार वह अकेले नहीं थे। वह अपनी नवनिर्मित सेना से 2 दस्तों को अपने साथ लाया था, उन्हें अनुभव देने के लिए और दरार से निपटने में मदद करने के लिए। इन दस्तों में केवल देवता शामिल थे। पहले का नेतृत्व तियामत ने किया था और इसमें अभयारण्य के देवता शामिल थे। दूसरे के लिए इसमें डोमिनिक और डेरियस वॉयड दोनों शामिल थे, साथ ही वॉयड पैलेस सेना के कुछ प्रतिभाशाली डेमिगोड भी शामिल थे। वे कई कारणों से अपनी पहचान छिपाकर आए थे। डेमियन ने अपने भाई बहनों की बैंगनी आंखों के साथ साथ अपनी बैंगनी आंखों को भी छिपाना सुनिश्चित किया। जहां तक बाकी लोगों की बात है, बाहरी दुनिया में कुछ प्रतिष्ठा रखने वाले कुछ लोगों को छोड़कर हर कोई इस समय समाज में पेश किया जा रहा एक नया चेहरा था। वे यहाँ अकेले भी नहीं थे। आसपास के प्रभाव वाले कई देवता, और यहाँ तक कि कुछ जो इस आयोजन के लिए दूर से आए थे, वे भी डायमेंशनल क्रैक की ओर जा रहे थे। और निःसंदेह उनमें से सभी मित्रवत नहीं थे। मैंने जानबूझकर उनके लिए एक अवसर बनाया, इसलिए यह स्वाभाविक है कि वे इसे लें। अभी डेमियन की छवि एक अहंकारी व्यक्ति की थी, एक ऐसी छवि जो उसने दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में अपने कार्यों पर हस्ताक्षर करके और उसके तुरंत बाद खुद को यंग लॉर्ड घोषित करके बनाई थी। महल छोड़ने से अब वह छवि बरकरार रही,
जिससे उनका तिरस्कार करने वालों को उनके गले पर निशाना साधने का मौका मिल गया। लेकिन उनका अहंकार झूठ था और वे जो कुछ भी जानते थे वह उन व्यक्तियों के लिए बिछाया गया जाल था। डेमियन ने बहुत सारी प्लानिंग की थी। इस बिंदु पर उसके नियंत्रण से बाहर एक चर खोजना कठिन था। इसलिए उन्होंने इस विश्वास के साथ संपर्क किया कि कुछ भी गलत नहीं होगा, और उन्होंने अपनी पहली आयामी दरार पर अपनी नजरें गड़ा दीं। अध्याय 1443 आयामी दरार 2। यह बड़ा बड़ा नहीं था उसने सोचा था। N0v3 L वह मंच था जहां यह अध्याय प्रारंभ में N0v3 L.B1N पर प्रकट हुआ था। डायमेंशनल क्रैक लगभग 10 फीट वजनी और केवल 3 फीट की दूरी पर था। इसमें अधिक गहराई नहीं थी, लगभग त्रिसमुद्री अंतरिक्ष में दो खंड संरचना की तरह। यह गहरा काला रंग था और इसकी सतह पर बिजली की लाल किरणें दौड़ती हुई नजर आ रही थी, जो इसे देखने में काफी खतरनाक लग रही थी। लेकिन कुल मिलाकर इसे कुछ मामूली चीजों के रूप में लिखना काफी आसान था। उस क्षेत्र में बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं था। पूरी तरह से ब्लूमबर्ग में बर्फ और बर्फ से ढकी हुई थी। यहाँ तक कि यहाँ मौजूद छोटे छोटे गांव और बड़े शहर भी बसाए गए थे। सौभाग्य से समग्र कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में खुला। इसे केवल होटलों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों ने देखा था, और यदि यह वास्तव में टूट गया तो इससे कोई विनाश नहीं होगा। जब डेमियन और बाकी लोग 10 के समूह में अमेरिका में थे तो वे आसपास मौजूद कई डायनामिक्स में से एक बन गए। हालांकि अपने पोर्टफोलियो को देखने के लिए उन्होंने जो काले और भूरे रंग के हर के कपड़े पहने थे उनमें से किसी ने दूरी बना ली। शून्य महल से सेनाएं। भले ही उनका नाम और पता ज्ञात नहीं था, तथ्य यह है कि महल ने उन्हें भेजा था। इसका मतलब यह था कि उनकी सेना की स्थापना हुई थी। डेमियन ने चारों ओर देखा, बाकी लोग उसके पीछे आ रहे थे। क्या ये सभी लोग शामिल हैं? वहां 500 से अधिक लोग उपस्थित थे। डेमियन के अनुपात में यह संख्या कुछ हद तक बढ़ी हुई लग रही थी, लेकिन यह देखते हुए कि कुछ अजीब तरह से काम कर रही थी, यह जरूरी था। मुझे ऐसा लगता है कि वे मानक कम नहीं आदाते मैंने अनुमान लगाया था। बड़े पैमाने पर यह अभी भी बहुत निराशाजनक है, लेकिन तथ्य यह है कि लोगों ने इस तरह दिखाया है, यह भी अच्छा है। ग्रुप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है और उनसे मिलने के लिए कई सहायक कुलों का शेयर स्वीकार किया जा रहा है। हालांकि आखिरकार डेमियन को कुछ वास्तविक मूल्य वाला व्यक्ति मिल गया। नमस्कार सर, मेरा नाम इनका स्मिथ है। डार्क की निगरानी करना और उसकी प्रतिबिंब तक का समय अदाना मेरा काम है। जो भी महिला उनके पास आई उन्होंने अपना परिचय दिया और उनका सारांश प्राप्त करने के बाद उनके समूह को पास के एक सेट पर ले जाया गया, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि इसे हाल ही में स्थापित किया गया था। इसके अंदर कई ऐसे उपकरण स्थापित किए गए थे जो ऐसे उपकरण दे रहे थे जिन्हें कभी भी औसत अभ्यासकर्ता समझ नहीं पाए। वहां 4 लोग मौजूद थे, 5 इनका गिनती के थे। उनके अनुसार पेरेलियस कबीले नामक पास के कबीले से आए थे और वे कई 100 वर्षों से अभिलेखों के चित्र और पर्यवेक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। डेमियन ने अपने समूह के अधिकांश लोगों को उनके हाल से बाहर छोड़ दिया और इनका के पीछे डोमिनिक, डेरियस और तियामत के साथ तंबू में चले गए। इस बीच इनका ने यह बताना जारी रखा कि दुनिया के अधिकांश लोगों की इस क्षेत्र में कम रुचि होने के बावजूद वे अपना शोध करने में कैसे कामयाब रहे। हमारे उपकरण अंततः किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए असंख्य कारकों को मापते हैं, लेकिन मुख्य है मन की तीव्रता, वायुमंडलीय उतार चढ़ाव और संक्षारण। उदाहरण के तौर पर इस गेट को लीजिए।
इनका उन्हें अपने एक सहकर्मी द्वारा संचालित की जा रही पास की मशीन के पास ले गई और अपना स्पष्टीकरण जारी रखा। यहाँ हम देख सकते हैं कि दरार के कारण होने वाला वायुमंडलीय उतार चढ़ाव सामान्य स्तर से काफी ऊपर है। वास्तविकता में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं, जिसे हमारे खतरे के पैमाने पर उच्चतम डिग्री से ऊपर के रूप में गिना जा सकता है। उन्होंने मजबूत शुरुआत की और उन्हें बताया कि स्थिति कितनी खराब है। हालांकि जैसे जैसे हमने परीक्षण जारी रखा, हमें कुछ और भी भ्रमित करने वाला लगा। उसने एक और बात बताई और जारी रखी कि मान तीव्रता मूल रूप से शून्य है। दरार से शायद ही कोई रिसाव हो, जो बेहद दुर्लभ है। अधिकांश भाग के लिए हम उनकी उपस्थिति के कारण निकलने वाली मन की तीव्रता का आकलन करके बता पाएंगे कि दरार के अंदर क्या है, लेकिन इस बार यह पूरी तरह से असंभव है और संक्षारण मूल्य को स्वीकार करना लगभग कठिन है। संक्षारण ने यह निर्धारित करने के लिए कई कारकों का उपयोग किया कि डेमियन को यह समझ में नहीं आया कि टूटना शुरू होने पर भूमि कितनी तेजी से परिवर्तित होगी। यह सबसे महत्वपूर्ण चर था, क्योंकि संक्षारण दर अकल्पनीय थी। तब दरार से लड़ने के लिए कहीं अधिक मजबूत ताकतों का उपयोग करने की आवश्यकता थी। यदि इसे कुछ ही मिनटों में बंद नहीं किया गया, तो दुनिया के बड़े हिस्से को विदेशी क्षेत्रों में बदल दिया जाएगा, जिसका वातावरण पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दिलचस्प, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा थी जिसे डेमियन ने पहले कभी नहीं देखा था। अपने पास मौजूद ज्ञान के भंडार के बावजूद वह उनके निष्कर्षों के पीछे की वास्तविक प्रक्रियाओं को रत्ती भर भी नहीं समझ सका। यह सब खत्म होने के बाद मुझे उनसे दोबारा मिलना होगा, लेकिन अभी वे विज्ञान के विवरण पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सके। टूटना कब तक होगा? डेमियन ने पूछा। जाहिर तौर पर यह उनके शोध का अंतिम लक्ष्य था, लेकिन स्पष्ट रूप से यह एक झूठ था जिसका इस्तेमाल लोगों को उनके काम में रुचि दिलाने के लिए किया गया था। टूटने की भविष्यवाणी करना अधिक से अधिक उनके प्रयासों का प्रतिफल था। फिर भी किसी कारण से यह उनका आकर्षण था। यही कारण था कि डेमियन आया था और उसे बाकी सब चीजों से पहले यह सुनने की जरूरत थी। इनका और उनके सहकर्मी जाहिर तौर पर उनकी बातों से थोड़े निराश हुए, लेकिन वे समझ भी गए। साथ ही उनसे मिलने आए अधिकांश लोगों के विपरीत डेमियन ने जो कुछ वे कर रहे थे उसमें स्पष्ट रुचि दिखाई, इसलिए उन्होंने तुरंत उम्मीद नहीं खोई। वे वॉयड पैलेस का समर्थन चाहते थे। इतने बड़े प्रभाव के समर्थन से उनके पास जो कुछ है उससे वे और भी बहुत कुछ करने में सक्षम होंगे, और उस समर्थन को सफल होने के लिए प्राप्त करने के लिए उन्हें उस समूह से प्रभावित होने की आवश्यकता थी जो इस घोटाले की जांच के लिए आया था। 30 मिनट। इनका ने बिना किसी हिचकिचाहट के बात की, कोई समय सीमा नहीं दी, लेकिन एक विशेष बिंदु बताया कि यह कब खुलेगा। मुझे आपकी पसंद का सामान है, लेकिन आप निश्चित रूप से क्या हैं? डेमियन ने दिया जवाब। मुझे यकीन है। बस देखो और तुम जल्द ही देखोगे। डेमियन लिटिल मुस्कुराया। मुझे उसकी पसंद है। इनकी नजर किसी ऐसे व्यक्ति पर थी जो इसे बड़ा बनाएगा। अपने सिद्धांत पर ध्यान देने के बाद डेमियन ने अपने लोगों के साथ तंबू को छोड़ दिया और निर्माण की तैयारी करने लगा। तुम्हें उस पर विश्वास है? तियामत ने पूछा। मैं क्यों नहीं जाऊंगा? डेमियन लौट आया। मुझे पता नहीं। यह बस थोड़ा तेज लगा। जब डेमियन स्वर्गीय दुनिया में था, तब तियामत अधिकांश समय पवित्रता में था। वह इस जगह के समुद्र तट से अज्ञात नहीं था, लेकिन उसे पता चला कि जिन लोगों से वह अभी अभी मिला है, उन पर बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए। हालांकि डेमियन ने उत्तर कंधे में उचकाया। वैज्ञानिकों को झूठ बोलना पसंद नहीं है। उसकी फर्म पर विश्वास करने में कोई बुराई नहीं है।
अगर वह भी गलत है तो इसका मतलब है कि उसका झूठ झूठा था। इससे मुझ पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे भी अधिक, डेमियन अब मिरर्स को पढ़ा जा सकता है। उसे वास्तविक शत्रुतापूर्ण इरादे वाले लोगों के बारे में चिंता करने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि उसे हमेशा पहले से ही पता चल गया था। फिर भी यह कहीं से भी एक प्रश्न मात्रा थी। तियामत भी हमले पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। उसके अंग्रेजी शब्दों से अधिक कुछ नहीं था। ग्रुप को उनके कार्यों के लिए चारों ओर से आश्चर्यजनक दृश्य दिए गए। कुछ बस हंसे, कुछ ने वॉयड पैलेस पर प्रश्न उठाया और उन्हें कायर ने कहा, जबकि अन्य ने उन पर ध्यान दिया और उनके काम की शुरुआत की, डार्क की तैयारी की। और इसी तरह इनका को अपनी सीट के किनारे शेयर करते हुए अपनी दरार को देखते हुए 30 मिनट तक चले गए। दरार में उभरना शुरू हो गया। मम। सबसे पहले सोए हुए जानवर से एक विशाल आह प्रकट हुई। सैकड़ों लोगों को बाहर फेंक दिया गया। केवल उन लोगों से पूछा गया जिन्होंने पहले स्वयं को तैयार किया था। वे ही अपने पैर के तलवे में सक्षम थे। जैसा कि इनका ने भविष्यवाणी की थी, डेमियन और बाकी लोगों के डायनेनल में दरार पहुंच के ठीक 30 मिनट बाद उसने अपना जबड़ा खोला और पारलौकिक म्लेच्छ की सूजन। अध्याय 1444 आयामी दरार 3। दरार से निकले प्राणियों का नॉक्स से कोई समानता नहीं थी, विशेषकर हायर नॉक्स से नहीं। उन्होंने लेजर नॉक्स की समान पिचकाली स्याही जैसी त्वचा साझा की, हालांकि उनके रूपों को परिभाषित किया गया था। 5 प्रकार के प्राणी थे जो स्वर्गीय संसार में पहुंचे। कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे, लेकिन उनकी शक्ल सूरत की परवाह किए बिना तियामत को उन सभी से जुड़ाव महसूस हुआ। यह बेहद निराशाजनक एहसास था। इस अध्याय का पहला खुलासा N0V3L/J/N के माध्यम से हुआ। जिस क्षण से वे दरार पर पहुंचे वह किनारे पर थी। यही कारण था कि उसने डेमियन से पूछा कि उसने उस वैज्ञानिक पर भरोसा क्यों किया। उसे कुछ भी कहने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि अगर वह चुप रही तो उसे दरार में खींच लिया जाएगा। वह महसूस कर सकती थी कि यही उसका मूल था। उस दरार से परे का स्थान वह स्थान था जहां वे लोग थे जिन्होंने उसकी जाति बनाई, वे लोग जिन्होंने उनके दुखद भाग्य का नेतृत्व किया। लेकिन इसका तियामत से कोई लेना देना नहीं था। वह शायद ही कोई नॉक्स थी। नहीं, बल्कि उसके और उनके बीच कभी भी कोई समानता नहीं थी। उस पर कभी भी उनके जैसे प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे, और चाहे उसने उनके लिए कुछ भी किया हो, वे हमेशा उसे भयभीत मानते थे। नोक्स प्रजाति को उसके साथ जुड़ने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन दरार के सामने खड़े होकर वह ऐसा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी जैसे वह उनमें से एक थी। परे जाने और दूसरी तरफ जो है उसे खोजने की निर्विवाद इच्छा का विरोध करना कठिन था, लेकिन तियामत एक कमजोर चरित्र नहीं था। जब वह किसी चीज पर अपना मन लगा लेती थी तो उसे पूरा करने से कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। उसने अपना जीवन डेमियन को दे दिया था। अभी उसे अपनी प्रवृत्ति के बजाय उस पर भरोसा करना था। इसके अलावा वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो निराश करना जानता हो। उसकी इच्छाएं किसी भी तरह पूरी होंगी, इसलिए तब तक उसे केवल उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है जो उसे दिए गए थे। जैसे ही विदेशी नस्लें दरार से बाहर आने लगीं, लड़ाई शुरू हो गई। जो विशेषज्ञ आसपास के क्षेत्र में एकत्र हुए थे, उन्होंने दावा किया कि वास्तव में आंसू के आसपास के क्षेत्रों की वे रक्षा करेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि थी कि कोई भी दूसरे की लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रत्येक प्रभाव द्वारा दावा किए गए क्षेत्रों को केवल उनके द्वारा ही संभाला जाएगा। और निःसंदेह वॉयड पैलेस में उन सभी के सामने एक जगह थी, दरार से कुछ ही 10 फीट की दूरी पर।
डोमिनिक, डेरियस और तियामत अपने दल को उस स्थान पर ले गए और लड़ना शुरू कर दिया। डोमिनिक और डेरियस के लिए यह उनके विकास को मापने और पिछली शताब्दी में अर्जित कौशल का उपयोग करने का एक अवसर था। तियामत के लिए यह एक प्रकार की रेचक राहत थी। वह बस उस भावना से छुटकारा पाना चाहती थी जो उसे सता रही थी। जब वे आगे बढ़ रहे थे तो डेमियन वहीं रुका रहा और उस बिंदु से युद्ध के मैदान का अवलोकन कर रहा था जहां से वह इससे अप्रभावित था। हालांकि वह अपने कर्तव्यों में कोई कोताही नहीं बरत रहा था। जैसे ही हवा में विस्फोट हुए और दोस्त और दुश्मन में अंतर करना मुश्किल हो गया, कोई भी वास्तव में ध्यान नहीं दे सका क्योंकि कई अन्य दुश्मन भीड़ से गायब हो गए। विशेष रूप से चूंकि उनमें से सैकड़ों पहले से ही स्वर्गीय दुनिया में थे और हर सेकंड सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं। उनमें से कई दसियों लोग हर कुछ सेकंड में एक साथ वास्तविकता से गायब हो गए। उनका अस्तित्व शुद्ध हो गया। विदेशी जातियां अराजकता फैलाने वाली प्राणी थीं। इसकी पुष्टि के लिए डेमियन को सीधे उनसे मिलने की भी आवश्यकता नहीं थी। व्यवस्था की नई अवधारणा के साथ डेमियन को दुनिया से अराजकता को दूर करने की क्षमता दी गई। उस शक्ति के विरुद्ध डेमियन की लीग के भार के साथ इन प्राणियों को स्वयं डेमिगोड होने के बावजूद कोई मौका नहीं मिला। उसने बड़ी संख्या में उन्हें निगल लिया, उनके अस्तित्व पर कब्जा कर लिया। यह उसके लिए लगभग बहुत आसान था। इतनी सरल क्रिया से डेमियन ने बहुत कुछ सीखा, लेकिन साथ ही उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। उनकी रणनीतियां अब भी वही हैं। अब हर कोई जिन प्राणियों का सामना कर रहा था वे केवल निर्मित सैनिक थे जो तेजी से दूसरी दुनिया पर आक्रमण करने के लिए थे। यह बिल्कुल वही रणनीति थी जिसका उपयोग नॉक्स ने अतीत में किया था। ये अज्ञानी लेजर नॉक्स के समकक्ष थे जिनकी संख्या और स्थायित्व ही उनका एकमात्र लाभ था। लेकिन जैसी कि उम्मीद थी, जब यह मूल स्रोत से आता है तो यह दूसरे स्तर पर होता है। लेजर नॉक्स के विपरीत इन प्राणियों का वास्तव में उद्देश्य था। फिलहाल किसी बेहतर नाम के अभाव में कम विदेशी नस्लें 5 प्रकारों में आती हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषज्ञता होती है। वर्तमान प्रभावों में से सबसे कमजोर लोगों द्वारा जिन लोगों की देखभाल की जा रही थी उन्हें ग्रंट कहा जाता था। वे छोटे और मोटे थे, विकृत शरीर वाले थे जो जीवित जीवों की तुलना में बूंद जैसे अधिक दिखते थे। वे सबसे अधिक लेजर नॉक्स के समान थे क्योंकि उनकी संख्या ही उनकी विशेषता थी। वे पहले बाहर आए, अपने दुश्मनों को ढेर कर दिया और बाद में आने वालों के लिए रास्ते बनाए। दूसरे स्थान पर टाइटन्स आए। टाइटन्स विशाल प्राणी थे जो कम से कम 20 फीट लंबे थे। उनके पास भयानक शारीरिक शक्ति और शरीर थे जिन्हें विशेष साधनों के बिना भेदा नहीं जा सकता था। तीसरे तलवार दानव थे। जैसा कि उनकी प्रजाति के नाम से पता चलता है, वे वास्तव में तलवार के राक्षस थे। उनकी भुजाएं, जिनमें से प्रत्येक के पास 4 थीं, स्वयं ब्लेड थीं और तलवार की आभा और तलवार के कानूनों का उपयोग करने की क्षमता के साथ वे किसी भी युद्ध के मैदान पर हावी हो सकते थे। चौथा प्रकार संतरी था। संतरियों ने तीरंदाजों की तरह दूर से काम किया, युद्ध के मैदान को हमलों से घेर लिया और उन लोगों को सटीक रूप से नष्ट कर दिया जिन्होंने अपने गार्ड को गिरा दिया था। और अंत में छाया, अत्यधिक गति और छिपने की क्षमता वाले हत्यारे। इन 5 प्रकारों ने मिलकर विदेशी जातियों की आक्रमणकारी सेना को परिभाषित किया। उन्हें वास्तव में किसी और चीज का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार प्रत्येक आदर्श ने बाकियों की सराहना की। जब सभी 5 का एक साथ उपयोग किया गया तो उन्होंने शोषण के लिए शायद ही कोई जगह छोड़ी। स्वाभाविक रूप से उन्हें अभी भी पर्याप्त शक्ति, रणनीति या संख्या के साथ हराया जा सकता था,
लेकिन अपनी कम बुद्धि के बावजूद वे बिना किसी समस्या के अधिक चालाक दुश्मनों से लड़ने में सक्षम थे। समस्या यह थी कि उन्हें लेजर नॉक्स की तरह कृत्रिम रूप से बनाया गया था। डेमियन अपने अस्तित्व के माध्यम से इस प्रक्रिया को नहीं देख सके, संभवतः इसलिए क्योंकि उनकी यादें दो स्तरों के नियमों में अंतर के कारण विकृत हो गई थीं। लेकिन डेमियन कम से कम उन अंधेरी सुविधाओं को देख सकते थे जिनमें वे बने थे। एक कारण था कि ईश्वरीय आदेश होमुनकुली बनाने में सक्षम था। पूरी प्रक्रिया उन्हें विदेशी जातियों द्वारा उनकी अधीनता के बदले में दी गई थी, या कम से कम डेमियन की यही धारणा थी। बहरहाल इस सब का विवरण तब पता चल सका जब वह स्वयं दरार में घुसा, लेकिन उससे पहले आक्रामक ताकतों को हराना था ताकि उसकी जमीन उनकी जमीन में न मिल जाए। मैं अपने दस्तों को चीजों की देखभाल स्वयं करने के लिए छोड़ दूंगा, बाकी के लिए। डेमियन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। वहां कुछ प्रभावशाली लोग थे, लेकिन अधिकांश भाग के लिए यह इन सहायक प्रभावों की शक्ति का एक कमजोर प्रदर्शन था। चूंकि डेमियन संक्षारण के प्रसार को यथासंभव रोकना चाहता था, और अगर उसे अकेला छोड़ दिया गया तो ये लोग निश्चित रूप से उसे ऐसा करने से रोकेंगे। मुझे लगता है कि अगर मैं उन्हें थोड़ी मदद दूं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। डेमियन मुस्कुराया और अपनी शक्ति का आह्वान किया। युद्ध के मैदान में परिवर्तन होने लगा। उनके शरीर से एक सूक्ष्म आभा निकल रही थी, लेकिन वहां मौजूद कोई भी इसे महसूस नहीं कर सका। लेकिन दूर कहीं एक प्राणी का सिर उस दिशा में घूम गया। वह है। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई। खालीपन। अध्याय 1445 आयामी दरार 4। बूम बूम बूम। तियामत का मृत्यु प्राधिकरण स्वर्गीय दुनिया में उतना ही शक्तिशाली था जितना निचले ब्रह्मांड में था। आयरिस के साथ तियामत ग्रैंड हेवंस बाउंड्री के सबसे मजबूत लोगों में से एक था। हो सकता है कि वे ऐसी जगह पर आए हों जहां मजबूत लोग मौजूद थे, लेकिन इससे विकास और प्रशिक्षण में बिताए गए समय में कोई कमी नहीं आई। वे पहले से ही उच्च कोटि के देवता थे। वे हजारों वर्षों से उसी स्तर पर थे और अधिक प्रगति करने में असमर्थ थे क्योंकि वे अपने वर्तमान शक्ति स्तर की सीमा के करीब थे। तियामत स्वर्गीय दुनिया में भी एक शीर्ष बिजली घर था। शायद उसके पास अधिकार का वह स्तर नहीं हो सकता जो ईश्वर धारण कर सकता है, लेकिन उस स्तर के नीचे वह व्यावहारिक रूप से अद्वितीय थी। उसके हस्तक्षेप के कारण दुश्मन का मोहरा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। ग्रंट्स टिकाऊ थे। उनके पास बहुत अधिक शक्ति नहीं थी, लेकिन उनके शरीर किसी अन्य की तरह प्रहार झेल सकते थे। आक्रामक रूप से उनका अधिक उपयोग नहीं था, लेकिन उनका उपयोग इस तरह नहीं किया गया था। एक बार लड़ाई शुरू होने के बाद वे जीवित ढाल बन गए जो हमलों को झेलने के लिए स्वेच्छा से अपने सहयोगियों के सामने कूद पड़ते थे। उनके सहयोगी भी उन्हें उठा लेंगे और कुंद हथियार की तरह फेंकने से पहले उन्हें ढाल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। वे मानवाकार के मीटबॉल की तरह थे। स्वयं की कोई शक्ति न होते हुए भी यदि उनके वजन को दूसरे लोग हथियार के रूप में प्रयोग करें तो यह काफी खतरनाक हो जाता है। जाहिर तौर पर इस बात की एक सीमा थी कि वे कितना सहन कर सकते थे, लेकिन वह तियामत की समस्या नहीं थी। वह युद्ध के मैदान में सबसे आगे थी। जब उसने देखा कि आने वाली क्षति को रोकने के लिए ग्रंट्स का उपयोग किया जा रहा है, तो उसने सबसे पहले जो काम किया, उसने जमीन पर अपने मन का एक जाल फैलाया और अपने कौशल का उपयोग किया। कंकाल के हाथों को मिट्टी से बाहर निकाला गया और जो भी ग्रंट उन्हें मिला उसे पकड़ लिया। कुछ को जमीन में दबा दिया गया और मार डाला गया, जबकि अन्य को परिधि बलों की ओर धकेल दिया गया, जिन्हें उनकी देखभाल करने का काम सौंपा गया था। जब वह वेब में हेरफेर कर रही थी, ग्रंट्स शक्तिहीन और प्रभावी रूप से बेकार थे।
स्वाभाविक रूप से इस तरह अपने मन में कुशलता से हेरफेर करते समय तियामत को असुरक्षित छोड़ दिया गया था, लेकिन वर्तमान लड़ाई व्यक्तिगत नहीं थी। यदि कोई एक चीज थी जिसे टामैट ने किसी भी अन्य चीज से अधिक सीखने की कोशिश की, तो वह सहयोग था। उसने डेमियन पर भरोसा किया और उसने आयरिस पर भरोसा किया। ऐसे बहुत से अन्य लोग नहीं थे जिन पर वह भरोसा करती थी, लेकिन चूंकि वह जिनके साथ काम करती थी वे सभी उनसे संबंधित थे, इसलिए उन्हें कुछ हद तक छूट दे दी गई थी। उसके आसपास कभी कोई विश्वसनीय परिवार नहीं था जिसे वह उसे वापस दे सके। चूंकि वह इसे वह बनने में सक्षम मानती थी, इसलिए वह नई चीजें सीखने की कोशिश में पीछे नहीं हटती थी। निःसंदेह वह अधिक मिलनसार नहीं बन पाई। उनका व्यक्तित्व इतनी आसानी से नहीं बदलेगा। हालांकि जब लड़ाई की बात आई तो उसे उस टीम पर पूरा भरोसा था जिसे उसने पिछले 100 वर्षों में प्रशिक्षित किया था और जिसके साथ काम करना सीखा था। जब संतरियों ने ग्रंट्स को बाधित होते देखा तो उन्होंने तुरंत तियामत पर गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि 2 छायाएं तियामत के सामने प्रकट हुईं और आने वाले सभी हमलों को अवरुद्ध कर दिया। टकराना, टकराना, टकराना। तियामत की रक्षा करने वाली 2 महिलाओं ने अपनी तलवारें वापस ले लीं और आगे का रास्ता साफ रखते हुए आगे बढ़ गईं। उन्हें टाइटन्स या तलवार राक्षसों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि डोमिनिक और डेरियस ने विशाल राक्षसों और ब्लेड वाले जानवरों से निपटने के लिए अपनी टीमों का नेतृत्व किया था। लेकिन अभी भी एक और शक्ति थी जिसके बारे में वे भूल गए थे। तियामत की अपनी छाया से एक काला प्राणी उत्पन्न हुआ। उसके चाकू का लक्ष्य उसके गले पर था। शिंग। इसके ब्लेड की आवाज हवा में गूंजती है। यह तियामत के गले से बस कुछ इंच की दूरी पर पहुंच गया। फिर भी उस हमले ने कभी अपना लक्ष्य पूरा नहीं किया। शैडो की गर्दन से काला खून निकला, मन की दीवार से टकराया जिसे तियामत ने हमेशा अपने चारों ओर बनाए रखा था और जमीन पर टपक रहा था। एक भाले का सिर छाया के गले से केवल 1 सेकंड के लिए अटका रहा, लेकिन फिर उसे बेरहमी से खींच लिया गया, जिससे वह प्राणी मर गया। तियामत के दस्ते में 2 नहीं बल्कि 3 सदस्य थे। इन 3 महिलाओं को डेमियन, या यूं कहें कि डेमियन के अवतार द्वारा चुना गया था, जबकि वे अभी भी अभयारण्य में थीं। उनकी परिस्थितियां तियामत जैसी ही थीं, हालांकि कुछ हद तक, और उनका व्यक्तित्व भी अच्छा था। ये लोग तियामत का समर्थन करने और उसके हाथ पैर बनने के लिए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से डेमियन ने सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ को चुना। वर्षों के एक साथ प्रशिक्षण के बाद ये 4 महिलाएं एक दूसरे को खुद से बेहतर जानती थीं, इसलिए जब उन्होंने खुद को युद्ध के मैदान में पाया तो वे इतनी तरल युद्ध संरचना में चली गईं कि एक भी हमला उनकी बाधाओं को पार नहीं कर सका और उन्हें रोक नहीं सका। विदेशी जाति के मोहरा का उनसे कोई मुकाबला नहीं था। जब उनके हर आंदोलन का समर्थन करने वाली अन्य ताकतों को भी ध्यान में रखा गया तो युद्ध की स्थिति लगभग जादुई रूप से लाभप्रद हो गई। कुछ ही मिनटों की लड़ाई के बाद सहायक प्रभावों ने खुद को भूमिकाहीन पाया। जिस तरह से तियामत और डोमिनिक और डेरियस दोनों के दस्तों ने दुश्मनों को हराया, उनके पास युद्ध के बाहरी इलाके में छोड़े गए कुछ भटके हुए ग्रंट्स को मारने के अलावा कुछ नहीं बचा था। बूम। इस अध्याय का पहला खुलासा N0V3L/J/N के माध्यम से हुआ। एक और विस्फोट हुआ। कम से कम 5 फीट लंबा एक विशाल सिर हवा में उड़ गया और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए लगाए गए तंबू के पास जमीन से टकरा गया। तियामत के युद्ध क्षेत्र की तुलना में डोमिनिक और डेरियस ने जिस युद्ध का नेतृत्व किया वह कहीं अधिक क्रूर था। हर तरफ सिर घूम रहे थे। दुश्मनों का खून और आंतें जमीन पर ढेर हो गईं, और अगर वह बहुत बुरी नहीं थी तो जलती हुई लाशों की दुर्गंध हवा में फैल गई।
जब से डेरियस ने अपने सूर्य और चंद्रमा की दिव्य ज्वाला को खोला और इसे ठीक से चलाना सीखा, वह एक राक्षस बन गया जैसा कि वॉयड पैलेस ने पहले कभी नहीं देखा था। अब भी जिस तरह से उसने एक कंडक्टर की तरह अपनी भुजाओं को हवा में घुमाया और सूर्य की क्रूर लपटों का उपयोग करके अपने से कहीं अधिक विशाल प्राणियों को भस्म कर दिया, वह राक्षसी रूप से सुंदर था। डोमिनिक को प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनके परिवार की स्थान और समय तकनीकें सुस्त लगने लगेंगी, लेकिन डेरियस द्वारा दिखाई गई क्षमताओं की तुलना में वे फीकी पड़ गईं। इसलिए उन्हें सुधार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिया गया। उन्होंने उन स्थान और समय तकनीकों को लिया और वास्तव में उन पर गौर किया। उसने उनके सार की खोज की। वह उस रास्ते के अंत के करीब भी नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने उस पर चलना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि स्थान और समय उससे कहीं अधिक थे जितना उसने कभी सोचा था। वह उन्हें हे दृष्टि से देख रहा था क्योंकि उसके आसपास हर कोई उनका उपयोग कर सकता था, लेकिन जो लोग अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते थे वे बहुत कम थे। उसने उन लोगों में से एक बनने की योजना बनाई। जैसे ही उसने अपनी तलवार अपने हाथ में पकड़ी, वास्तविकता उसके ब्लेड के चारों ओर घूमने लगी। स्थान और समय उसका आदेश बन गया, उसका विच्छेद हो गया। हर बार जब वह अपनी तलवार नीचे लाता तो दसियों तलवार दानव एक ही बार में आधे में विभाजित हो जाते। यह उस तकनीक के समान थी जिसे डेमियन ने बुचर को सिखाया था, लेकिन इसे कहीं अधिक उच्च स्तर पर निष्पादित किया गया था। भाई एक आदर्श संयोजन थे। डोमिनिक के पास गति और सटीकता थी। इस बीच डेरियस के पास व्यापक स्थिति से प्रभाव और शक्ति का एक बड़ा क्षेत्र था। जब वे एक साथ युद्ध में उतरे तो उनके दस्ते के पास निवालों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने फिर भी परवाह किए बिना अपना काम किया। उनके दल के नेताओं के प्रदर्शन ने उनमें जोश भर दिया। वे उन बर्बर लोगों की तरह थे जो शुद्ध भावना से काम कर रहे थे और युद्ध के मैदान में अपनी वीरता दिखा रहे थे। शून्य महल। यह शून्य महल था। जो लोग सोचते थे कि उनका मातृ संप्रदाय गिर रहा है, जो लोग दक्षिणी क्षेत्र के भविष्य के बारे में चिंतित थे, उन्होंने जब यह दृश्य देखा तो उनके हृदय में यह भावना महसूस हुई। यह वह शून्य महल नहीं था जिसे वे जानते थे। यह अपने अतीत का कहीं अधिक मजबूत संस्करण था। यह उन्हें अब तक मिला सबसे बड़ा आराम था। और जैसे ही डेमियन के लोगों ने उन भावनाओं को अर्जित किया, वह स्वयं कहीं नहीं पाया गया। यह जानने के लिए कि वह कहाँ गया, समय को बस कुछ मिनट पीछे करना पड़ा। अध्याय 1446 पुराना जला हुआ पुल 1। कुछ मिनट पहले जब डेमियन लड़ाई देख रहा था, उसे दूरी में अचानक आभा में उतार चढ़ाव महसूस हुआ। यह सूक्ष्म, लगभग अगोचर था। इसने इतने अजीब पैटर्न में यात्रा की कि कोई और इसे नोटिस नहीं कर सका, लेकिन वह पैटर्न सीधे डेमियन तक पहुंच गया। यह स्पष्टतः एक संबंध था। नहीं, बल्कि उसे उस व्यक्ति की उपस्थिति के प्रति सचेत किया जा रहा था। इस अध्याय का पहला खुलासा N0 वेलबायाइन के माध्यम से हुआ। डेमियन स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु व्यक्ति था और उसके शीर्ष पर वह आवश्यक रूप से युद्ध के मैदान में मौजूद नहीं था। उनके लोग स्वयं इस स्थिति से निपटने में सक्षम थे। भ्रष्टाचार बहुत दूर तक न फैलने की गारंटी दी गई। कोई भी चीज उसे रोक नहीं पाई। डेमियन ने आने वाली आभा की जांच करने का अवसर लिया। उनकी खोज उन्हें लाखों किलोमीटर पश्चिम तक ले गई। इतना ही नहीं, उसने खुद को एक खड्ड के माध्यम से पृथ्वी में उतरते हुए पाया और उसके भीतर गहराई में छिपी एक गुफा को ढूंढ लिया, इससे पहले कि वह आभा को उसकी निकटता का संकेत देने के लिए पर्याप्त रूप से महसूस करना शुरू कर दे।
वहां सतह से सैकड़ों किलोमीटर नीचे डेमियन ने एक गुफा के माध्यम से कुछ 100 मीटर तक यात्रा की, इससे पहले कि उसे उसका अंत मिल गया। आभा के स्रोत के साथ डेमियन ने कुछ नहीं कहा। बोलने से पहले वह जो देख रहा था उसे संसाधित करने में उसे 1 सेकंड का समय लेना पड़ा। क्या यह भी कोई जीवित प्राणी है? डेमियन ने सोचा कि जब उसने रीन को पाया तो उसे पीटा गया था, लेकिन उसके सामने जो था वह बहुत बुरी स्थिति में था। शुरुआत करने के लिए उसके शरीर का केवल ऊपरी हिस्सा ही था। वह ऊपरी आधा भाग हड्डियों की एक बोरी थी जो त्वचा और मांसपेशियों द्वारा बमुश्किल एक साथ बंधी हुई थी, जो समय के साथ खराब हो गई थी। उसका सिर एक धंसी हुई खोपड़ी की तरह था। उसकी आंखों में उस गहराई में प्रकाश के बमुश्किल बिंदु बचे थे जिनका वे प्रतिनिधित्व करते थे, और वे आंखें सीधे डेमियन को घूर रही थीं, जिससे उस आदमी की तुलना में कहीं अधिक मजबूत व्यक्ति की आभा निकल रही थी जो इस तरह छोड़ दिया गया था। तुम वह नहीं हो। वे पहले शब्द थे जो उस व्यक्ति ने डेमियन से कहे थे। वह नहीं, वह नहीं, वह नहीं, वह नहीं। उस आदमी ने अपना सिर अपनी बाहों में पकड़ लिया और आगे पीछे हिलाने लगा। उसका धड़ इतना हिलने डुलने के लिए तैयार नहीं था, जिसके कारण वह गिर गया क्योंकि उसने वही 2 शब्द बोलना जारी रखा। वह नहीं, वह नहीं, वह नहीं, वह नहीं। डेमियन को नहीं पता था कि क्या सोचना है। उसे यहाँ जो कुछ भी मिलने की आशा थी वह यह नहीं था। जिस आभा को उसने महसूस किया वह स्वाभाविक रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं थी, लेकिन इसमें कुछ बुराई थी। उसने जांच की क्योंकि उसे लगा कि यह उसके दुश्मन घात लगाकर बैठे हैं, लेकिन वह पूरी तरह से गलत था। उसने जो आभा प्रकट की उसके अनुसार इस प्राणी के पास ईश्वर की शक्ति थी, लेकिन उसका दिमाग स्पष्ट रूप से पूरी तरह से मौजूद नहीं था। अपने शरीर की स्थिति के साथ डेमियन को आश्चर्य हुआ कि यह आदमी इतने लंबे समय तक जीवित रहने में कैसे कामयाब रहा। उस पहले वाक्य के बाद उस व्यक्ति ने डेमियन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ऐसा लगता था मानो वह सचमुच अपने बाहर सब कुछ भूल गया हो। और वे आखिरी शब्द जो उन्होंने कहे, मैं वह नहीं हूं। उस आदमी की आभा स्पष्ट रूप से डेमियन को यहां बुला रही थी। डेमियन ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे आसानी से दूसरों के साथ भ्रमित किया जा सके। उनकी आभा अद्वितीय थी, और वह भी उन लोगों के लिए जो उन्हें पहली बार में महसूस कर सकते थे। ऐसा कोई नहीं था जो डेमियन की ऊर्जा की नकल कर सके। इसलिए उसके अलावा किसी के लिए भी यह व्यावहारिक रूप से असंभव था कि वह व्यक्ति हो जिसकी उसे तलाश थी। जब तक समानता सत्ता में न हो बल्कि कुछ और हो। डेमियन बहुत उत्सुक था। क्या मुझे सिर्फ उसके अस्तित्व को पढ़ना चाहिए? इस आदमी में भावनाएं थीं, इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि इस प्रक्रिया में उसे मारा नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि मैं उससे अन्यथा सहयोग करवा पाऊंगा। उस आदमी का दिमाग ठीक नहीं था। यदि डेमियन उसकी आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर सकता था या उसकी आत्मा को स्कैन कर सकता था तो उसे उसकी मदद करने का मौका मिल सकता था, लेकिन डेमियन इनमें से कुछ भी नहीं कर सका। उस आदमी की हालत बहुत अजीब थी। उसकी शक्ति पूरी तरह मौजूद थी, लेकिन उसके बारे में सब कुछ चला गया था। ऐसे में अगर उसने जानबूझकर या अनजाने में उत्पात मचाया तो यह बेहद खतरनाक होगा। डेमियन ने समाधानों के बारे में सोचने की कोशिश की, लेकिन वह जरूरी तौर पर कुछ भी नहीं ढूंढ सका। नहीं, कुछ तो है। एक नई क्षमता जिसकी क्षमताओं को उसे समझना अभी बाकी था। क्या यह राज्य अराजकता में गिना जाता है? वह नहीं जानता था, लेकिन कोशिश करने और पता लगाने में कोई हर्ज नहीं था।
यदि अराजकता को शुद्ध किया जा सकता है, तो क्या इस व्यक्ति के दिमाग को वापस सामान्य स्थिति में नहीं लाया जा सकता? डेमियन ने तुरंत अपने सिद्धांत को क्रियान्वित किया। उन्होंने आदेश की अवधारणा से ओतप्रोत अपने मन को बुलाया। इसके लिए डेमियन ने सद्भाव की अवधारणा को भी जोड़ा, यह जानते हुए कि दोनों साथ साथ चलते हैं। वह बिल्कुल नहीं जानता था कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। जब वह पहले विदेशी जातियों के मोहरा को शुद्ध कर रहा था, तो उसे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। उसने बस उन पर अपनी शक्ति निर्देशित की और वे गिर गए। हालांकि इस तरह के अधिक सटीक ऑपरेशन के लिए क्या उसे नाजुक होने की आवश्यकता नहीं थी? क्या ऐसा भी है? डेमियन के अचानक विचार ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। वह जिस ट्रेन की ओर जा रही थी उसका पीछा किया, यह देखते हुए कि वह किधर जा रही है। हर बार जब मेरी शक्ति मजबूत हो गई है, तो विनम्रता की आवश्यकता कम हो गई है। अब उसे अपनी शक्ति के उत्पादन को सूक्ष्मता से निर्देशित करने या अपनी विचार प्रक्रिया का अधिकांश हिस्सा इसे नियंत्रित करने में लगाने की आवश्यकता नहीं रही। वे प्रक्रियाएं स्वचालित रूप से हुईं। जब वह और अधिक शक्तिशाली हो गया, तो वह अंततः एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां उसकी इच्छा ब्रह्मांड की आज्ञा बन गई। उस रास्ते पर चलते हुए डेमियन वास्तव में सादगी की ओर लौट रहा था। सारी जटिलताएं वास्तव में उस बिंदु तक पहुंचने में हैं जहां वह अपने हाथ में मौजूद शक्तियों का उपयोग कर सके। तो जब वास्तव में उन ताकतों को क्रियान्वित करने का समय आया, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? डेमियन को पता था कि उसका इरादा क्या था, और जब तक वह उसका इरादा जानता था, उसका मन भी यह जानता होगा। उसने इसे इच्छानुसार बहने दिया, अपनी हथेली छोड़ दी और अपने 7 छिद्रों के माध्यम से बीमार व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर गया। उस आदमी का जप रुक गया। उसकी खोखली आंखें उसके मुंह के साथ साथ चौड़ी हो गईं और उसके हाथ उसके गले तक चले गए। उसके गले से अजीब आवाजें निकल रही थीं, लगभग ऐसा जैसे उसका दम घुट रहा हो, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज जबरदस्ती उसकी अन्न प्रणाली में रेंग रही हो। उसकी आंखों का कालापन धीरे धीरे कम हो गया, जिससे उसकी शुद्ध सफेद श्वेतपटल और चमकदार हरी परितारिकाएं चमकने के लिए जगह छोड़ गईं, क्योंकि उसकी आंखें उसके सिर से बाहर निकल आई थीं। यह एक भयानक दृश्य था, लेकिन डेमियन ने पूरे समय दिलचस्पी से देखा। वह महसूस कर सकता था कि उसका मन काम कर रहा है। यह आदमी के दिमाग में चला गया और चीजों को बदलना शुरू कर दिया, और इतना ही नहीं, यह उसके शरीर में प्रवेश कर गया और घूमने लगा जैसे कि यह प्रसारित हो रहा हो। यही उस आदमी के दम घुटने का कारण था। डेमियन को कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ जिसके अस्तित्व का उसके शरीर से बाहर धकेला जा रहा था। और जैसे जैसे उसका मन स्पष्ट और स्पष्ट होता गया, और जैसे जैसे उसके सामने वाले व्यक्ति का चेहरा भी स्पष्ट होता गया, उस आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। आह आह! वह जमीन पर लेट गया। उसका शरीर राक्षसी ढंग से कांप उठा। उसका सिर झटका गया और उसके मुंह से खूनी लाल तरल पदार्थ और स्लग जैसा काला पदार्थ का ढेर बाहर निकला। घृणित पदार्थ फर्श पर ऐसे हिल रहे थे जैसे वे जीवित हों। यह उनमें से सिर्फ 2 में से एक नहीं था, बल्कि सैकड़ों लोग थे जो अंततः मिनट बीतते बीतते उस आदमी के शरीर से बाहर निकल गए। इस प्रक्रिया को समाप्त होने में बहुत लंबा समय लगा, डेमियन की अपेक्षा से कहीं अधिक समय। लेकिन आखिरकार एक आदमी का सिकुड़ा हुआ आधा हिस्सा, जिसे उसने पहली बार गुफा में प्रवेश करते समय देखा था, अंततः कुछ जीवन प्राप्त हुआ। उसकी नीली बैंगनी त्वचा अपने मूल कांस्य रंग में लौट आई और उसकी मांसपेशियों में थोड़ी सी शक्ति आ गई। बस मुश्किल से ही वह कुछ हद तक काम करने के लिए पर्याप्त बढ़ पाई। तुम वह नहीं हो। उस आदमी ने जो पहला वाक्य कहा वह पहले वाला ही था।
डेमियन को लगभग लगा कि वह असफल हो गया है। तथापि तुम वह नहीं हो। लेकिन उस आदमी के चेहरे से अभी भी आंसू बह रहे थे। उसका शरीर अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था। आप कौन हैं? उन्होंने एक और सवाल पूछा, जिसका अर्थ सतह पर जो दिखता है उससे कहीं अधिक है। अध्याय 1447 पुराना जला हुआ पुल 2। मैं कौन हूं? डेमियन ने इसे वापस दोहराया। आप कौन हैं? वह आदमी अभी भी होश में आ रहा था, इसलिए वह उन शब्दों से अधिक कुछ नहीं कह सका जो वह पहले ही कह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हताशा थी, जैसे उसका पूरा जीवन डेमियन के उत्तर पर टिका हो। क्या सचमुच झूठ बोलने की जरूरत है? वह जब भी महल से बाहर निकलता था तो अपनी पहचान छुपाता था, लेकिन इस बार उसे ऐसा करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। इससे भी अधिक उसे लगा कि ऐसा करना गलत होगा। मैं डेमियन वॉयड हूं। उसने अपना भेस हटाकर सच्चाई से उत्तर दिया। जब उस आदमी ने उसकी बैंगनी आंखें देखीं, जब उसने अपना नाम सुना, तो उसका चेहरा एक बार फिर बदल गया। आह आह शून्य। वह जानता था कि उसने इसे पहले भी ठीक से महसूस किया था। शून्य की आभा उसे तब महसूस हुई जब डेमियन ने पहले अभिनय किया था। यह उस आभा के कारण था कि उसने डेमियन को अपने पास बुलाया, लेकिन डेमियन वह व्यक्ति नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी कि वह आएगा। खालीपन। यह उसी क्षण स्पष्ट हो गया। इस आदमी ने सचमुच उसे किसी और के लिए भ्रमित कर दिया था, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता ही थे। क्या आप शायद दांते वॉयड की तलाश में थे? सवाल सुनकर वह आदमी कांप उठा। आशा के अनुसार दांते वॉयड नाम का इस आदमी के लिए कुछ मतलब था, और वह कुछ भी हो, इसने उसे इतना हताश कर दिया कि उसने उत्तर की कोई उम्मीद किए बिना ही एक विनतीपूर्ण कॉल भेज दी। डेमियन भौंचक्का रह गया। वह अपने पिता के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था। हालांकि वह जानता था कि उसके पिता के इस दुनिया में किसके साथ सकारात्मक रिश्ते थे। क्लेयर ने डेमियन को दांते के बारे में सब कुछ बताया जब उसने सुना कि वह उत्सुक है। चूंकि वह अब बड़ा आदमी हो गया था, इसलिए वह अपने जन्म के पीछे छिपी सच्चाई को जानने का हकदार था। उन छुपे हुए सत्यों में वॉयड पैलेस की मूल कहानी, दांते वॉयड की मूल कहानी शामिल है। उस कहानी में सबका जिक्र था, चाहे वह वेरिटास कबीला, पवित्र साम्राज्य, ड्रैगन कबीला, या यहाँ तक कि क्यूशू फेडरेशन हो। लगभग हर प्रभाव ऐसे लोगों से भरा हुआ था जिनके दांते वॉयड के साथ संबंध थे। उनमें से अधिकतर सकारात्मक थे। दांते दुश्मन बनाने के लिए कभी भी अपने रास्ते से बाहर नहीं गए। इस अध्याय की शुरुआत की उत्पत्ति का पता N0V3LB1N से लगाया जा सकता है, और चूंकि दांते के वापस आने तक डेमियन वॉयड पैलेस की बागडोर संभालने वाला था, क्लेयर ने सुनिश्चित किया कि वह उन सभी लोगों को नाम और शक्ल से जानता हो। इस तरह वह हमेशा मदद के लिए दूसरों की ओर रुख कर सकता था जब उसे किसी ऐसी चीज का सामना करना पड़ता था जिसे वह अकेले नहीं संभाल सकता था। उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें दी गई जानकारी ऐसे वक्त में काम आई, क्योंकि दांते वॉयड के सहयोगियों में ऐसी शक्ल वाला कोई नहीं था। डेमियन को नहीं पता था कि यह आदमी एक दुश्मन था या सिर्फ एक यादृच्छिक आदमी था जिसने अपने जीवन में एक बार दांते को देखा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह दोस्त नहीं है, जिसका अर्थ यह था कि जब तक अन्यथा सिद्ध न हो जाए तब तक वह शत्रु था। डेमियन को दुश्मनों पर कोई दया नहीं आई। उसका हाथ चमक उठा। उसने अपने मन को तैयार करते हुए उस आदमी का सिर पकड़ लिया। इस आदमी के अस्तित्व को पढ़ना बेहद आसान होगा। उसे बस प्रयास करना था। लेकिन वह झिझक क्यों रहा था?
निश्चित रूप से इस बात की वास्तविक संभावना थी कि जब डेमियन का काम पूरा हो जाएगा तो इस आदमी को एक टुकड़े में नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ा? यदि वह इसके लिए प्रयास करता तो उसे वह जानकारी मिल सकती थी जो वह चाहता था। उसे इस आदमी के ठीक होने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। साथ ही अगर वह दुश्मन होता तो क्या होता? यह आदमी, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी हो, एक भगवान था। यदि उसे अपनी ताकत का उपयोग करने का मौका दिया गया तो डेमियन इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यही मुख्य कारण था कि डेमियन ने उस आदमी के दिमाग को ठीक किया और उसके शरीर को अकेला छोड़ दिया। हर चीज इसे करने की ओर इशारा कर रही थी। डेमियन को ऐसा न करने का कोई अच्छा कारण नहीं मिल सका, लेकिन वहां अभी भी एक था, नैतिकता। वह इसे खोना नहीं चाहता था। नैतिकता एक अनमोल चीज थी जो केवल भाग्यशाली पदों पर बैठे लोगों के पास ही हो सकती थी। जब वह प्रथम काल कोठरी में पीड़ित था या उसके बाद जीवित रहा तो उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, जैसे जैसे वह अधिक शक्तिशाली होता गया, उसने फिर से दूसरों की परवाह करना शुरू कर दिया। वह उस रेखा को पार करके अपनी नैतिकता को बर्बाद नहीं करना चाहता था जिसे उसे पार नहीं करना चाहिए। और यही वह पंक्ति थी जिसने उसे इस बार आसान रास्ता अपनाने से रोक दिया। वह उन लोगों के खिलाफ कम नैतिक रूप से स्वीकार्य तरीकों के लिए द्वार खोलने के बजाय जो उत्तर अभी तक दोषी साबित नहीं हुए थे, उन्हें पाने के लिए कुछ और समय और प्रयास करना चाहेंगे। सत्ता से लड़ना कठिन था। शक्ति के साथ डेमियन वह सब कुछ पा सकता था जो वह चाहता था। वह अपने कठिन रास्ते पर चला क्योंकि वह इसके अंत में प्रकाश देखना चाहता था। लेकिन सत्ता ने सबसे ईमानदार लोगों को भी भ्रष्ट कर दिया। शक्ति ने सीमा पार करना आसान बना दिया। डेमियन ने लड़ाई लड़ी क्योंकि उसने भ्रष्ट होने से इनकार कर दिया था। प्राकृतिक व्यवस्था के करीब रहने वाले व्यक्ति के रूप में वह ठीक ठीक जानता था कि उसकी सीमा कहाँ है और इससे दूर रहने के लिए उसे क्या करने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि वह इस आदमी के अस्तित्व को पढ़ने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकता, और यदि वह पर्याप्त नहीं था। जमीन पर वह गंदगी है। डेमियन ने पहले सोचा था कि यह अशुद्धियों की तर्ज पर कुछ था, लेकिन यह देखकर कि कैसे काले कीचड़ के वे टुकड़े एक जीवित जीव की तरह हिलते और एक साथ इकट्ठे होते थे, डेमियन को लगा कि यह उससे कहीं अधिक होना चाहिए। उस आकार के साथ यह बताना मुश्किल है कि यह उसके अंदर कितने समय से है। परजीवी को ले जाना आम तौर पर एक संकेत था कि किसी के पास बताने के लिए एक कहानी है। उस पर एक क्रूर। इस तरह की कहानियों के लिए क्या इसमें शामिल किसी व्यक्ति के मुंह से इसे सुनना बेहतर नहीं है? डेमियन वैसे भी इसके पीछे की भावनाओं को नहीं समझ पाएगा, या शायद यह सब सिर्फ बहाने हैं। उसे कोई परवाह नहीं थी। उन बहानों ने उन्हें आसानी को नजरअंदाज करने के अपने फैसले को सही ठहराने में मदद की, इसलिए उन्होंने उन्हें बहते पानी की तरह बहने दिया। डेमियन को खुद पर काबू पाने में काफी समय लग गया। वह इसे स्वीकार करना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने पिता की स्थिति के बारे में जानने के बाद उसे निश्चित रूप से गंभीर चिंता महसूस होने लगी। उनकी भावनाएं फुटेज को बेताब थीं, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा। ऐसा था कि डेमियन समस्या हमेशा एक भावुक व्यक्ति था। यदि सही कलाकारी प्रकट हुई तो वह इस बात की रचनात्मकता नहीं दे सकता कि वह शांत रहेगा। लेकिन यह उनके विस्फोट का समय नहीं था। वह उस आदमी के सिर पर अपनी पकड़ बना ली और पीछे हट गया। वह उस आदमी की गहरी भरी आंखों को अपनी ओर घूरते हुए देख सकता था, लेकिन अभी तक कोई भी भाषण का सम्मिलन सक्षम नहीं हुआ था। बातचीत में वह आदमी बातचीत शुरू करने में सक्षम नहीं रहा,
डेमियन ने पहली बार बोलने का निर्णय लिया। आप कौन हैं? वह सबसे सरल तरीकों से उस व्यक्ति के सामने प्रश्न पूछ सकता है ताकि उस व्यक्ति के दिमाग में उसकी बातें आसानी से आ सकें। उस आदमी की आखिरी झलक सामने आई। उसने चाहा कि उसे कुछ समझ आ रहा है और उनका मुंह खुल गया। पहला शब्द नहीं निकला। उस आदमी को पहले खांसते हुए कई बार खोदना पड़ा, लेकिन उन्होंने उन्हें किसी तरह बाहर निकाला। वे शब्द जो वह सबसे अच्छी तरह से जानते थे, उनका अपना नाम, एलेक्स वेस्ट, और उसकी सबसे गंभीर इच्छा, कृपया कृपया मेरी कहानी। डेमियन की रेखाएं पतली हो गईं। ये वो शब्द नहीं थे जिन्हें सुनने की उससे उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही उसने एक बार विचार किया, उसके मन में एक अजीब विचार आया। उसने सोचा कि वह पागल है, लेकिन उसके पास आश्चर्य के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या क्या मतलब है जो मैं देखता हूं? अध्याय 1448 पुराना जला हुआ पुल 3। डेमियन एक पल के लिए झिझका, लेकिन उस आदमी की याचना भरी आंखों को देखकर उसने खुद को रोकना बंद कर दिया। वो शब्द, मेरी कहानी पढ़े, वे ऐसे शब्द नहीं थे जो किसी ऐसी कहानी की ओर इशारा करते हों जिसे बताया जा सके। डेमियन से कहा गया कि वह कहानी पढ़े, न कि सुने। समस्या यह थी कि ऐसा करने की उसकी क्षमता दूसरों के पास नहीं थी। यह आदमी मान रहा था कि डेमियन उसकी कहानी पढ़ सकता है, या कम से कम डेमियन की यही धारणा थी। हालांकि जब उसने अपना हाथ उस आदमी के सिर पर वापस रखा और अपने मन से महसूस किया, तो वह धारणा सच हो गई। कोई बाधा नहीं है। उस आदमी का दिमाग अब उतना खुला था जितना पहले नहीं था। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने उसे ठीक किया। हो सकता है कि यह उसके उद्धारकर्ता के प्रति एक सहज प्रतिक्रिया रही हो, लेकिन यह कुछ गहरी भी हो सकती थी। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह मानसिक रूप से कितना ही अपंग क्यों न हो, विश्वास के आधार के बिना स्वेच्छा से अपना मन दूसरों के सामने नहीं खोलेगा। उस क्रिया का बहुत बड़ा अर्थ था जिसे हर जीवित प्राणी सहज रूप से जानता था। किसी अन्य व्यक्ति को अपनी आत्मा में प्रवेश देना विश्वास का पूर्ण प्रदर्शन था। विश्वास के बिना ऐसा करना समर्पण का पूर्ण प्रदर्शन था। मनुष्य की स्वाभाविक प्रतिक्रिया अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना था। जब तक अहंकार अस्तित्व में था, किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाए बिना उसकी आत्मा पर आक्रमण करना असंभव था। यहां तक कि डेमियन के लिए भी, जिसने आत्मा के बजाय अस्तित्व को लक्ष्य बनाया, यह तर्क सच साबित हुआ। वह दांते की तलाश कर रहा है। क्या मेरे पापा भी? डेमियन ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने मुझसे अपनी कहानी पढ़ने के लिए कहा। जो भी हो, जब मैं ऐसा करूंगा तो मैं इसे सीख लूंगा। उन्होंने अपने मन को इच्छानुसार बहने दिया। उन्होंने मनुष्य के मन में प्रवेश किया, उसकी आत्मा में प्रवेश किया और उसके अस्तित्व की सच्चाई को पढ़ा। एलेक्स वेस्ट। डेमियन ने जितना सोचा था, दांते के जीवन में उसका उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा था। शुरुआत में 6 थे। दांते, ह्यूगो, एलेक्स, सेरेना, फारस और क्लेयर। वे एक ऐसा समूह थे जो यात्रा करते थे और सब कुछ एक साथ करते थे। वे ही थे जिन्होंने मिलकर अपनी किंवदंती बनाई, और वे ही थे जिन्होंने मिलकर शून्य महल बनाया। उनमें से 6, 5 नहीं। इस अध्याय की पहली रिलीज N0V3LB1N पर हुई। उनमें से एलेक्स ही वह था जो दांते को सबसे अच्छी तरह जानता था। वे एक ही शहर में पले बढ़े। वे वास्तव में किशोरावस्था तक दोस्त नहीं बने थे, लेकिन वे बच्चे होने के बाद से आपसी मित्रों और अच्छे संबंधों के माध्यम से परिचित थे। उनका रिश्ता कोई उथला नहीं था।
जब उन्होंने वास्तव में खुद को अपने आपसी समूहों के बाहर दोस्त बनते हुए पाया तो उन्हें एहसास हुआ कि उनमें बहुत कुछ समान है। जैसे ही दांते ने अपना साहसिक कार्य शुरू किया, अपने गृहनगर को छोड़कर शक्तिशाली बनने के लिए दुनिया की यात्रा की, एलेक्स ने उसका अनुसरण किया। जब ह्यूगो को भर्ती किया गया था, जब सेरेना और क्लेयर शामिल हुए थे और जब फारस को बचाया गया था, एलेक्स वहां था। वह दांते का दाहिना हाथ था। अपनी यात्रा की शुरुआत से ही एलेक्स उनका सबसे भरोसेमंद साथी था। वे एक साथ अनगिनत संघर्षों से गुजरे। वे एक साथ बड़े हुए, ऐसे लोग बन गए जिनके बारे में उनके पुराने साथियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वे एक साथ लड़े, एक साथ रोए और लगभग एक साथ मर गए। चाहे कुछ भी हो, एलेक्स हमेशा दांते के पक्ष में खड़ा था। उनके बीच कभी कोई नाराजगी नहीं रही। यह आश्चर्यजनक था। शायद ही कभी ऐसा समय रहा हो जब उनके जैसे रिश्ते पवित्र रह सके हों। दांते की प्रतिभा जल्दी ही दिखने लगी थी। जितनी देर वे साथ रहे, दांते उतना ही आगे बढ़ता गया क्योंकि एलेक्स पिछड़ गया। फिर भी एलेक्स को अपनी या दांते की प्रतिभा पर कोई आपत्ति नहीं थी। उसने अपने अवसरों को हासिल करने और अपने लक्ष्यों का पीछा करने के लिए अपना भरसक प्रयास किया। लेकिन एलेक्स ने आसान निशाना बनाया। दांते के विपरीत उसके पास अत्यधिक ताकत नहीं थी और बाकियों के विपरीत उसके पास कोई महान पृष्ठभूमि नहीं थी। अपनी यात्रा के दौरान समूह द्वारा बनाए गए दुश्मनों ने हमेशा एलेक्स को निशाना बनाया जब उन्होंने खुद को बाकी को छूने में असमर्थ पाया। निःसंदेह कुछ समय के लिए इससे संभावनाएं बनी कि एलेक्स मजबूत हो गया, हालांकि उनके दुश्मनों का स्तर अंततः उससे निपटने के लिए बहुत अधिक हो गया। यह समय जितनी पुरानी कहानी थी, जिसने इतिहास के दौरान खुद को अनगिनत बार दोहराया था। एक दिन जब एलेक्स एक अभियान पर निकला था, उसके दुश्मनों ने उसे ढूंढ लिया और उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। उसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने का सौभाग्य नहीं मिला। इसके बजाय उसे पकड़ लिया गया। उसे मारा नहीं गया, बल्कि कई दिनों तक बिना रुके प्रताड़ित किया गया। दुर्भाग्य से उसके दुश्मन चतुर थे। उन्होंने उसे इतनी देर तक बंद नहीं रखा कि उसके सहयोगी चिंतित हो जाएं, और उन्होंने अपने हाथों उसके पकड़े जाने की घोषणा नहीं की। एलेक्स निराश हो गया था और उस स्थिति में वह एक परजीवी से संक्रमित हो गया जिसने उसके शरीर पर नियंत्रण कर लिया। उसके दिमाग पर ताला लगा दिया गया था। उसे स्क्रीन के माध्यम से अपने शरीर की गतिविधियों को देखने के लिए मजबूर किया गया था। वह वही राज्य था जिसमें वह शून्य महल में लौटा था। जैसे कि सब कुछ सामान्य था, उसका शरीर हरकत करता रहा। उसने देखा कि दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए, लेकिन कितना भी समय बीत गया, कोई भी यह नहीं बता सका कि वह अब खुद नहीं रहा। उस मनहूस दिन तक, उस दिन जब उसने दांते की पीठ में छुरा घोंपा था, उस समय दांते अभी तक अजेय नहीं हुआ था। वह अभी भी ऐसे चरण में था जहां वह अकेले शक्ति से सब कुछ नहीं रोक सकता था। और जब वह एक बड़ी सफलता के बाद कमजोर हो गया, तो एलेक्स ने प्रहार किया। मनुष्य को ज्ञात सबसे खराब जहर में लेपित एक ब्लेड के साथ उसने दांते के दिल में एक ब्लेड चलाया। वॉयड पैलेस के लिए यह एक भयानक दिन था। न केवल एलेक्स ने उन्हें धोखा दिया और दांते को घातक रूप से घायल कर दिया, बल्कि उसने महल की कई सुविधाओं को भी नष्ट कर दिया और भागने से पहले उनकी कई उभरती प्रतिभाओं को मार डाला। उसका कोई भी पुराना दोस्त उसे रोक नहीं सका। उस दिन उसके सभी पुल जला दिए गए और वह देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका, क्योंकि वह धीरे धीरे अपने ही मन के दायरे में पागलपन की ओर धकेल दिया गया था। उसी दिन से उसके शरीर ने स्ट्राइया कबीले के साथ काम करना शुरू कर दिया। परजीवी के पास उसकी सारी यादें और अनुभव थे।
इसने बिल्कुल वैसा ही अभिनय किया मानो वह सचमुच देशद्रोही बन गया हो। आने वाले वर्षों में वॉयड पैलेस समूह का उसके साथ कई बार सामना हुआ, लेकिन वे कभी भी उसके भीतर की विचित्रता को नहीं देख पाए। उसने उनसे उसे बचाने की बहुत विनती की। वह चाहता था कि कोई कोई देखे कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसके दोस्तों को बताए कि वह आदमी नहीं है जैसा वे उसके बारे में सोचते थे। लेकिन यह उसके लिए असंभव था। उन्हें हजारों वर्षों तक परजीवी के नियंत्रण में स्ट्राइया कबीले के लिए दास के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। या यह लाखों का था, वह नहीं बता सका। लेकिन यह एक और दुर्भाग्यपूर्ण दिन तक चलता रहा। दांते वॉयड गायब हो गए और अचानक एलेक्स वेस्ट बेकार हो गया। एलेक्स का इस्तेमाल करने का एकमात्र कारण दांते के साथ उसका रिश्ता था। इससे उन्हें उस तक पहुंचने के लिए कई बाधाओं से पार पाने की क्षमता मिली, विशेष रूप से उस ज्ञान के साथ जो एलेक्स ने उसके साथ वर्षों बिताने से अर्जित किया था। जब दांते गायब हो गया तो उन्हें एलेक्स का उपयोग करने की आवश्यकता समाप्त हो गई। बेकार उपकरणों का क्या हुआ? उत्तर स्पष्ट था। एलेक्स को फेंक दिया गया। उसे मार दिया जाना था, लेकिन अपनी आखिरी सूझबूझ से वह परजीवी पर बमुश्किल 1 सेकंड के लिए काबू पाने में कामयाब रहा और उसकी चेतना में समा गया। वह प्राणी के साथ एक हो गया और जैसे जैसे उसके प्रभाव के कारण उसका मन विकसित हुआ, उसने दिए गए आदेशों के बजाय उसकी मूल इच्छाओं पर कार्य करना शुरू कर दिया। उस संलयन के कारण वह स्ट्राइया कबीले से बच गया, लेकिन वह एकमात्र स्थान जहां वह जा सकता था वह छिपना था। अब उसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। इस तरह उसने खुद को गुफा में पाया। जब वह अपने बंधकों से बचकर भागा तो उसका निचला आधा हिस्सा कट गया था और उसका दिमाग भी टुकड़े टुकड़े हो गया था। एक बार फिर लाखों वर्ष बीत गए और एलेक्स की हालत और खराब हो गई। उसके लिए सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। जब तक उसने उस आभा को महसूस नहीं किया जिसे उसने सोचा था कि वह इतने सालों के बाद भूल गया है। खालीपन। अध्याय 1449 पुराना जला हुआ पुल 4। एलेक्स के अस्तित्व को पढ़ने के बाद डेमियन ने गहरी सांस ली। यह वास्तव में दुखद जीवन था जो उन्होंने जिया। एक जहां वह कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाया जो वह वास्तव में चाहता था, और जहां उसे अंत में बिना किसी रोशनी के केवल पीड़ा महसूस हुई। वह लाखों वर्षों से इस गुफा में सड़ रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह खुद को जीवित रखने के लिए मन का उपयोग कर रहा था, इसलिए डेमियन से दांते की आभा को महसूस करने से पहले वह शायद खुद को मारने की कोशिश कर रहा था। वह गद्दार था, लेकिन वह गद्दार नहीं था। डेमियन कल्पना नहीं कर सकता था कि अगर वह अपने मन में फंसकर अपने सहयोगियों को धोखा देने के लिए मजबूर हो जाए तो उसे कैसा महसूस होगा। वह क्रोधित हो गया होगा। उसने परजीवी अस्तित्व से छुटकारा पाने के लिए हर संभव प्रयास किया होगा। अपने भाग्य के कारण वह अंततः खुद को उस संकट से बाहर निकालने में सक्षम होगा। नहीं, पहली बात तो यह कि शून्य कभी भी उस कठिन परिस्थिति को उत्पन्न ही नहीं होने देगा। यह अध्याय पहली बार N0 वेल BJN प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया था, लेकिन एलेक्स के पास शून्य का समर्थन नहीं था। एलेक्स के पास उसका समर्थन करने के लिए कुछ भी नहीं था। डेमियन ने आह भरी। यह सचमुच एक क्रूर नीति थी। उनकी मां ने अपनी बातचीत में एक बार भी एलेक्स का जिक्र नहीं किया, यहां तक कि उसका नाम फारस के संग्रह से भी मिटा दिया गया, महल के अभिलेखों से गायब कर दिया गया। यह स्पष्ट था कि इतना समय बीत जाने के बावजूद वॉयड पैलेस के लोगों के दिलों में अभी भी एलेक्स के प्रति शत्रुता थी। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी शत्रुता अनुचित थी। यह जितना चिंताजनक है उतना ही दुखद भी।
डेमियन के पिता और माँ सबसे मजबूत लोग थे जिन्हें वह जानता था। उनके लिए उसकी चाची और चाचा के साथ साथ एलेक्स के विश्वासघात के पीछे की सच्चाई का कभी एहसास न होना बेहद चिंताजनक था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि उन्होंने इस संभावना पर विचार न किया है। यदि उन्होंने ऐसा किया और फिर भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिला, तो इसका मतलब था कि एलेक्स को नियंत्रित करने वाला परजीवी उनकी धारणा से परे एक सर्वोच्च इकाई थी। एलेक्स ने मेरे पिता के उन ऊंचाइयों तक पहुंचने से पहले ही उनका समूह छोड़ दिया था जिसने उन्हें सबसे मजबूत बनाया था, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह कुछ पता लगाने में सक्षम थे या नहीं, लेकिन डेमियन की नजर जमीन पर पड़े काले कीचड़ पर पड़ी। यह पहले ही मर चुका था। जब यह अपने मेजबान निकाय के भीतर नहीं था तो इसका जीवनकाल व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं था। साथ ही यह एलेक्स से जुड़ा था। यह उसकी इच्छाओं और भावनाओं की सच्ची नकल थी। एलेक्स की क्षमा और समझ की इच्छा उसके मन में बनी रही और अपनी पीड़ा को समाप्त करने के लिए मृत्यु की उसकी इच्छा परजीवी के साथ मर गई। जो बचा था वह भ्रष्ट होने से पहले का एलेक्स था। नहीं, वह शायद उस बिंदु पर कभी नहीं लौटेगा, लेकिन कम से कम उन्हें कष्ट से तो मुक्ति मिल गई। जब तक अनुमति दी गई, उसका दिमाग समय के साथ ठीक हो सकता था। यह आदमी इस तरह के भाग्य का हकदार नहीं है। डेमियन को गद्दारों के लिए कोई दया नहीं थी, लेकिन यह स्थिति अलग थी। वह एलेक्स की आंखों से देख सकता था और एलेक्स के दिल से महसूस कर सकता था। वह ठीक ठीक जानता था कि एलेक्स उसकी दोस्ती को कितना महत्व देता है। यही कारण है कि वह जीवन शक्ति के किसी भी तार को पकड़ने में कामयाब रहा जिसे वह डेमियन को बुलाने के लिए पा सकता था जब उसे अपनी आभा का एहसास हुआ। हाँ, माँ और बाकियों को सब कुछ समझाना मुश्किल काम होगा, लेकिन वह इस आदमी को यहाँ नहीं छोड़ सकता था। नैतिकता के बारे में वह सारी बातें जो वह पहले कर रहा था, उसके बाद नहीं, और इस आदमी के जीवन को देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक होना ही विशेषता अब कोई विशेषता नहीं रही। यह अब डेमियन के शरीर में शामिल हो गया था जैसे कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया थी और यह संसार के अधिकार के माध्यम से बेहद बढ़ गया था। एलेक्स का शरीर भयानक स्थिति में था, लेकिन यह ज्यादातर परजीवी के अस्तित्व और मन की हानि के कारण हुआ था। जब तक मैना को उसके सिस्टम में डाला गया, तब तक एलेक्स की अधिकांश जीवन शक्ति उसे वापस मिल सकती थी, लेकिन उसके ईश्वरीय उत्थान को शुरू करने और उसे पूरी तरह से उसकी पिछली स्थिति में वापस लाने के लिए हील अभी भी आवश्यक था। एलेक्स की त्वचा में चमक वापस लाने में कई मिनट लग गए। उसके पैरों को फिर से विकसित करने और उसके पूरे शरीर को फिर से व्यवस्थित करने में और भी अधिक समय लगा ताकि वह इसे सामान्य की तरह इस्तेमाल कर सके। हालांकि उनका मन आसानी से ठीक नहीं हो सका। समस्या ऐसी नहीं थी जिसे डेमियन अपनी वर्तमान क्षमताओं से ठीक कर सकता था। ठीक वैसे ही जैसे जब उसे अतीत में आयरिस को ठीक करना था, उसे एलेक्स के दिमाग को वापस लाने के लिए नॉन एक्सिस्टेंस को नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी। लेकिन निश्चित रूप से एलेक्स के लिए शून्य बेटी शीर्षक जैसा कोई आसान समाधान नहीं था। यह कार्य और अहंकार को वापस लाने की एक धीमी प्रक्रिया होगी, लेकिन डेमियन को यकीन था कि एलेक्स अंततः अपने पिछले स्वरूप में वापस आ सकता है। तब तक क्या तुम खड़े हो सकते हो? वह सिर्फ यह परीक्षण नहीं कर रहा था कि क्या एलेक्स अपने शरीर को हिला सकता है, बल्कि यह भी परीक्षण कर रहा था कि क्या वह उससे बोले गए शब्दों को समझ सकता है। एलेक्स ने 1 मिनट के लिए एक अनजान कुत्ते की तरह बड़ी आंखों से डेमियन को देखा, लेकिन आखिरकार उसने कांपते हुए अपने पैर जमीन पर रख दिए और खुद को उठा लिया। डेमियन एक कदम पीछे हट गया। एलेक्स ने एक कदम आगे बढ़ाया।
डेमियन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और 3 कदम पीछे और 1 कदम बगल की ओर ले गया। एलेक्स ने अपनी हरकतें दोहराईं, 3 कदम आगे और 1 कदम बगल में उठाया। हम यह जितना मैंने सोचा था उससे भी बदतर है। डेमियन को उम्मीद थी कि एलेक्स को कम से कम कुछ प्रकार की बुद्धि वापस आ गई होगी, क्योंकि वह पहले बोल रहा था और अब शब्दों को समझ सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह चयनात्मक उपचार था। एलेक्स उसे दिए गए आदेशों का पालन करने में सक्षम था, लेकिन वह अभी तक अपने बारे में सोचने में सक्षम नहीं था। उनका अहंकार लगभग पूरी तरह मर गया। अहंकार को वापस लाना पूरी आत्मा को वापस लाने से कहीं अधिक कठिन था। अहंकार ईथर थे, पहचान का अस्तित्वहीन प्रतिनिधित्व जो वास्तविकता में अस्तित्व में रहने में कामयाब रहा। चूंकि एलेक्स के अहम में केवल उसकी मूल इच्छाएं थीं और अब और कुछ नहीं, वह केवल उन चीजों पर कार्य कर सकता था जो उन इच्छाओं का अनुसरण करती थीं। डेमियन ने दांते की आभा को धारण किया। डेमियन उन इच्छाओं से संबंधित था, इसलिए डेमियन के आदेशों का पालन किया जाएगा। अभी उसे वास्तविक दुनिया में लाना खतरनाक हो सकता है। यह अनिश्चित है कि वह बाहरी उत्तेजना के जवाब में क्या करेगा। अभी के लिए एलेक्स को अभयारण्य में ही रखना बेहतर था। मैं धीरे धीरे उसे उत्तेजनाओं से परिचित करा सकता हूं जब तक कि वह समाज के साथ बातचीत करने के लिए पर्याप्त आदी न हो जाए। उसके पास करने के लिए बहुत सारा काम था जिसके अंत में उसे बहुत अधिक पुरस्कार नहीं मिलता था। लेकिन डेमियन इसकी परवाह किए बिना ऐसा करने जा रहा था। यह आदमी इतना दयनीय था कि उसे अकेला छोड़ना नामुमकिन था। एलेक्स की खातिर और उसके परिवार के दिलों की खाई को सुलझाने के लिए डेमियन काम करने को तैयार था। उसके लिए इतना ही काफी था। डेमियन को एलेक्स को अभयारण्य में ले जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने उसे रोकने के लिए एक नई जगह बनाई और उसके भविष्य के उपचार के लिए तैयारी की। गुफा में अकेला छोड़ दिया गया, डेमियन ने फिर से खुद से आह भरी। हर जगह दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां और दुखद नीति थी। एलेक्स का जीवन बहुत ही भयानक था, लेकिन यह कोई अनोखा नहीं था। जो उनके साथ हुआ वही पूरे इतिहास में अनगिनत लोगों के साथ हुआ था। उनमें से उन्हें भाग्यशाली माना जा सकता है, क्योंकि उनमें से केवल कुछ ही लोगों के पास डेमियन जैसे लोग थे जो उन्हें बचा सकते थे और उन्हें छुड़ा सकते थे। लेकिन यह एलेक्स के लिए खुद ही महसूस होने वाली बात थी जब वह सामान्य स्थिति में लौट आया। मैं अब कुछ समय के लिए चला गया हूं। डेमियन को अपना ध्यान मौजूदा मामलों पर लौटाना पड़ा। लड़ाई संभवत अभी समाप्त हो रही है, इसलिए मुझे वापस अपना रास्ता बनाना शुरू कर देना चाहिए। डेमियन के चले जाने के दौरान डोमिनिक, डेरियस और तियामत काफी मात्रा में काम कर रहे थे, इसलिए लड़ाई वास्तव में लगभग खत्म हो गई थी। लेकिन वहां का दृश्य अब वैसा नहीं लग रहा था जैसा डेमियन के चले जाने के बाद था। बर्फीले बायोम के बीच में, जो अलौकिक सुंदरता का अपना ब्रांड रखता था, अब एक सड़ा हुआ घेरा था। विदेशी जातियों के भ्रष्टाचार का एक चिन्ह। अध्याय 1450 नई दुनिया 1। मूल लक्ष्य स्वर्गीय दुनिया में भ्रष्टाचार के प्रसार को रोकना था। तियामत और बाकियों ने अपना काम बखूबी किया। उन्होंने आने वाले खतरे को तेजी और सटीकता से खत्म कर दिया ताकि भ्रष्टाचार उनकी इच्छा से आगे न बढ़ सके। लेकिन वे इसे पूरी तरह नहीं रोक सके। जैसे ही विदेशी जातियों के मोहरा ने दुनिया में प्रवेश किया, भ्रष्टाचार फैलना शुरू हो गया। उसे रोकने का कोई उपाय नहीं था। युद्ध समाप्त होने तक लगभग 100 वर्ग फुट आकार का एक क्षेत्र सड़ चुका था। रियासत के शुद्ध सफेद दृश्यों में यह काफी गंभीर रूप से खड़ा था। जब डेमियन वापस आया तो उसने सबसे पहले यही चीज देखी। जो लोग दरार से निपटने आए थे वे पहले ही स्वस्थ होने के लिए पीछे हट गए थे।
तियामत और बाकी सब वही थे। वे उन लोगों का मनोरंजन करते हुए डेमियन के लौटने का इंतजार कर रहे थे जिन्होंने उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश की थी। यह डोमिनिक और डेरियस के लिए अच्छा अभ्यास था, जो वॉयर पैलेस के शासक कबीले का हिस्सा थे, लेकिन उनके पास यह जानने के लिए आवश्यक आंखें नहीं थीं कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। सौभाग्य से तियामत अलग था। वह अपने जीवन के वर्षों के अनुभव के साथ लोगों का अच्छी तरह से आकलन कर सकती थी, और वह लड़ाई के दौरान यह देखने के लिए समय लेती थी कि बाकी सभी लोग कैसा कर रहे हैं, इसलिए वह किसी से भी बेहतर जानती थी कि किसके साथ जुड़ना है और किससे दूर रहना है। उसकी मदद से दोनों ने सामाजिक कौशल हासिल किया, जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें इसकी आवश्यकता होगी, और यहाँ तक कि जुझारू डेरियस ने भी सीखा कि जरूरत पड़ने पर कैसे वाक्पटु होना है। यह कुछ मिनटों की सुविधाजनक वृद्धि थी जो भविष्य में उपयोगी होगी। डेमियन ने उन्हें दूसरी बार देखा, लेकिन यह देखकर कि उसके भाई कैसे व्यवहार कर रहे थे, उसने उन्हें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ने और भ्रष्टाचार का अध्ययन करने का फैसला किया। यह शकल है। जमीन लाल काली थी और प्रदूषित त्वचा की तरह झुलस रही थी। इसकी बनावट घृणित मटमैली थी, और जैसे ही डेमियन इस पर खड़ा हुआ, वह महसूस कर सकता था कि वह इसकी आभा से सूक्ष्म रूप से प्रभावित हो रहा है। अच्छा, ऐसा है। यहाँ तक कि यह एक आक्रामक रणनीति है। वे सिर्फ जमीन पर दावा नहीं कर रहे थे, वे अपने दुश्मनों के लिए जाल बना रहे थे। यह सोचकर कि दुनिया में ऐसे कितने भ्रष्ट पैच मौजूद हैं, मुझे मुंह बंद करने की इच्छा होती है। विदेशी क्षेत्र उतने दुर्लभ नहीं थे जितना होना चाहिए था। यह एक वास्तविक चिंता का विषय था। डेमियन अपना हाथ जमीन पर रखकर घुटनों के बल बैठ गया। क्या मैं इसे शुद्ध कर सकता हूं? उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और दुनिया को महसूस किया। मुझे यकीन नहीं है। डेमियन निश्चित रूप से यह कर सकता था। यदि वह एलेक्स के शरीर में व्याप्त अव्यवस्था को शुद्ध कर सकता है, तो इस बारे में कोई सवाल नहीं है कि वह इतने छोटे विदेशी क्षेत्र को शुद्ध कर सकता है या नहीं। समस्या कुछ और थी। ये कानून प्राकृतिक नहीं लगते। उसने इसे कुछ कुछ पहचान लिया। ये कानून डेमियन के कब्जे में राक्षसी ऊर्जा के समान कार्य करते थे। जैसा कि अपेक्षित था, वहां मामला अलग है। ठीक उसी तरह जिस तरह से कटे हुए विश्व के अपने कानून थे, ठीक उसी तरह जिस तरह अभयारण्य के अपने कानून थे, जिस जगह से विदेशी जातियां आई थीं, वहां कानूनों का एक अनूठा सेट था। जब तक डेमियन ने उन्हें समझ नहीं लिया, तब तक वह भ्रष्टाचार या विदेशी नस्ल से जुड़ी किसी भी चीज से ठीक से उसी तरह छुटकारा नहीं पा सकेगा। यह अंततः मेरी मूल योजनाओं से मेल खाता है, इसलिए यह अच्छा है। डेमियन ने दूर की दरार पर नजर डाली। लड़ाई खत्म होने के बावजूद यह अभी तक बंद नहीं हुआ था। ये तो रूटीन था। विदेशी नस्ल के आक्रमण के बाद डायमेंशनल क्रैक कई घंटों या दिनों तक खुले रहेंगे। एक द्वितीयक आक्रमण की संभावना थी, लेकिन अधिकांश भाग के लिए उनकी ऊर्जा बिखरने के बाद वे आसानी से बंद हो जाएंगे। समस्या यह थी कि उनकी ऊर्जा आसपास के विदेशी क्षेत्र को बढ़ाएगी, जिससे न केवल भ्रष्टाचार फैल गया, बल्कि इसके आसपास के लोगों द्वारा अनुभव किए गए नकारात्मक प्रभाव भी बदतर हो गए। इस समस्या का सामान्य समाधान स्थानिक चिकित्सकों को लाना था जो समय से पहले दरार को बंद कर सकें, लेकिन डेमियन के पास इसके लिए अन्य योजनाएं थीं। मुझे बाकी लोगों के चले जाने तक इंतजार करना होगा। वह इसे सीधे तौर पर नहीं कर सका। वह झूठे बहानों के तहत उन सभी को खाली नहीं करा सका, क्योंकि ऐसी स्थिति के लिए प्रक्रियाएं पूरी दुनिया में पहले ही सुव्यवस्थित हो चुकी थीं।
लेकिन चूंकि वॉयर पैलेस दरार को बंद करने का प्रभारी था और अजीब संरचना का माप लेने के लिए कई शोध दल मौजूद थे, इसलिए अभी भी उपयोग करने का एक बहाना था। पहली लहर बहुत आसानी से समाप्त हो गई। जिस दरार ने इतने सारे देवताओं को मार डाला, उसे बिना किसी समस्या के साफ करना वॉइड पैलेस के हस्तक्षेप के समान हो सकता है, लेकिन सुरक्षा की गारंटी के लिए क्षेत्र की खुदाई करना बेहतर था ताकि महल के विशेषज्ञ ठीक से जांच कर सकें। इस अध्याय की आरंभिक रिलीज N0V3LB1N साइट पर हुई, या कम से कम डेमियन ने अपने लोगों को इसी तरह फैलाया था। यह कुछ हद तक संदिग्ध था, लेकिन क्या वॉइड पैलेस के पास झूठ बोलने का कोई कारण था? शोधकर्ताओं के अलावा, जिन्हें अपनी रीडिंग पूरी करने और सामान पैक करने के लिए कुछ और घंटे दिए गए थे, सभी चले गए। और एक बार जब वे भी चले गए, तो डेमियन अंततः अपने लोगों के साथ दरार के पास पहुंचा। मुझे उनमें से अधिकांश को पीछे छोड़ना होगा। वह अकेले जाने की योजना बना रहा था, लेकिन अपने भाइयों को एक अच्छी प्रशिक्षण यात्रा देने के बदले में उसने इसे छोड़ दिया। लेकिन बाकियों पर हुक्म चलाने के लिए किसी को रुकना होगा। यह या तो डोमिनिक, डेरियस या तियामत होना था, लेकिन यह तियामत नहीं हो सका। यह यात्रा किसी और की तुलना में उसके लिए अधिक मायने रखती है, इसलिए वह निश्चित रूप से आ रही थी। अपने दो भाइयों में से डेमियन को नहीं पता था कि इस तरह की यात्रा के लिए कौन अधिक उपयुक्त होगा, लेकिन डेरियस शायद और बड़ा होगा। उनकी शक्ति का स्रोत एक स्वर्गीय ज्वाला थी। स्वर्गीय लपटें बेहद अनुकूलनीय थीं, और भले ही उन्हें ऐसी स्थिति में रखा जाए जहां सार्वभौमिक कानून या स्वर्गीय आदेश पूरी तरह उलट गया हो, वे अपनी शक्ति बनाए रखने में सक्षम होंगे। डोमिनिक के लिए यह वैसा नहीं था। जब तक वह नए कानूनों के इर्दगिर्द पैंतरेबाजी करना नहीं सीख लेता, तब तक वह अनिवार्य रूप से अपंग बना रहेगा। ठीक है। डेमियन को अब बस अपने भाई को यह खबर बतानी थी। उन्हें वास्तव में उम्मीद थी कि यह एक बड़ा तर्क होगा। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि डोमिनिक काफी ग्रहणशील था। वह डेमियन के तर्क को काफी हद तक समझ गया। वह एक चतुर व्यक्ति था। उनकी बुद्धि उनकी विशेषताओं में से एक थी। चूंकि वह जानता था कि उसे क्यों नहीं चुना गया, और वह जानता था कि स्वर्गीय दुनिया में उसकी क्या भूमिका आवश्यक है, उसने डेमियन की योजनाओं को आसानी से स्वीकार कर लिया और किले पर कब्जा करने का वादा किया, जबकि अभियान दल ने व्यवसाय की देखभाल की। सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद डेमियन डेरियस और तियामत के साथ दरार के पास पहुंचा। वे इसके सामने खड़े होकर इसकी अराजक ऊर्जा को महसूस कर रहे थे। यह अंधेरा और द्वेषपूर्ण था, लेकिन यह कुछ अनोखा भी था। इस प्रकार की आभा स्वर्गीय दुनिया में नहीं पाई जा सकती। इसलिए नहीं कि स्वर्गीय दुनिया पूरी तरह धर्मी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह इसे बनाने के लिए अपने कानूनों को इस तरह से कॉन्फ़िगर नहीं कर सका। वे वहीं चुपचाप खड़े रहे। वे झिझक नहीं रहे थे। उन्हें अपने कार्यों का बोझ पचाने में थोड़ा समय लग रहा था। यह पहले भी किया जा चुका है। हर समय दरारें घुसी रहती थीं, लेकिन इस तरीके से नहीं। और इस अभियान का नेतृत्व डेमियन के साथ नहीं किया जा रहा है। ये कोई सामान्य बात नहीं होगी। इस बिंदु से उन्हें संभवतः कई आश्चर्यजनक चीजें देखने को मिलेंगी। इसके लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार होने की जरूरत थी। 1 मिनट बीत गया जब वे लोग जो स्वर्गीय दुनिया में रहेंगे उन्हें देखते रहे। डेमियन ने डेरियस और तियामत के बीच देखा और उन्हें उसकी ओर सिर हिलाते हुए देखा। किसी अद्भुत चीज की तलाश में अपनी आंखें खुली रखते हुए उसने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया। विदेशी जातियों के गृह जगत में प्रवेश करना।